हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी जम के चल रही होगी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इंडियन इकोनॉमी को अगर पढ़ना है तो रमेश सिंह से अच्छी किताब कोई मुझे लगती नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, बहुत अच्छे से इन्होंने समझाया है इंडियन इकोनॉमी को। तो रमेश सिंह की ये किताब हम कवर कर रहे हैं। एक चैप्टर का मास्टर वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के इस चैनल पे अपलोड कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसका चैप्टर 2 हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, ये बुक जो है बिल्कुल लेटेस्ट है, बिल्कुल लेटेस्ट है। रमेश सिंह की बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये 16th एडिशन है 24-25 के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं, कोई सा भी एग्ज़ाम अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज हमारा चैप्टर 2। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इसका हेडिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स को हम लोग डील करेंगे, दिस इज चैप्टर 2। यहाँ पे देखिए एक पॉइंट लिखा गया है कि हैप्पीनेस इज अ रिजल्ट ऑफ क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग सोशल फाउंडेशंस फॉर विच इट इज़ टाइम टू बिल्ड सोशल ट्रस्ट एंड हेल्दी लाइफ्स, नॉट गन्स एंड वॉल्स। तो देखिए ये कह रहा है कि जो कंट्री ज़्यादा लड़ती है, गन्स एंड वॉल्स क्रिएट करती है ज़्यादा, वो उसका जो है सोशल ट्रस्ट या फिर हेल्दी लाइफ वो नहीं जी पाते हैं, उनमें ना एक टेंशन बनी रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि हैप्पीनेस एक रिजल्ट है स्ट्रॉन्ग सोशल फाउंडेशन बनाने का। अगर आप अपनी सोसाइटी में ही देख लो, अगर आपके अगल बगल के लोगों से आपकी बनती नहीं है तो आप खुश नहीं रहोगे। सो इट इज़ द रिजल्ट ऑफ क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग सोशल फाउंडेशन फॉर विच इट इज़ द टाइम टू बिल्ड सोशल ट्रस्ट एंड हेल्दी लाइफ। गन्स और वॉल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे चैप्टर में देख सकते हैं इंट्रोडक्शन मिलेगा, हैप्पीनेस के बारे में जानेंगे, प्रोग्रेस के बारे में जानेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में जानेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों में अंतर ये भी देखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कि भूटान लेके आया था। ठीक है, जिसे वर्ल्ड आज की डेट में एक्सेप्ट कर रहा है, और देख सकते हैं कि वर्ल्ड ने जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करना शुरू कर दिया है। 2024 वाला इस बार आया है, इसको देखेंगे। इंडिया का आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसमें सबके लिए विकास का प्रावधान हो, ये भी देखेंगे। रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन डेवलपमेंट देखेंगे। सैम्पल क्वेश्चन एंड सैम्पल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसके बाद। ठीक है, एग्ज़ाम इसेंशियल्स भी बॉक्सेस बना के दी गई हैं, उसमें एक जगह आपको इकोनॉमिक मैन पढ़ने को मिलेगा, एक जगह आपको मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट आपको समझाया जाएगा। स्टर्लिन पैराडॉक्स के बारे में जानेंगे आप, हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स के बारे में भी आप जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इससे जो है इस तरीके की लगातार वीडियोस आपको कोर्स वाइज टाइप का मिलता रहेगा। अगर आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि मैंने दो बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड दो कोर्स मैंने तैयार किया है, अगर आप जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं 10 दिन में, तो हमारे पास ये प्लान है। ठीक है, 10 दिन में मात्र 500 रुपीज़ दे के आप अपना पूरा जीके जीएस तैयार कर सकते हैं। एक है 55 डेज का प्लान, जिसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली 10 बुक के आसपास कवर किया गया है, जिसमें लूसेंट है, जिसमें घटना चक्र की किताबें हैं, और इसमें अरिहंत है, तमाम बुक्स इसमें कवर की गई हैं। ठीक है, इस जो 55 डेज का प्लान है, इसमें जीके जीएस के लिए एक सब्जेक्ट के लिए 3-3 सोर्सेज को यूज़ किया गया है। एक सोर्स होगा आपके सब्जेक्टिव के लिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए। इस तरीके से बनाया गया है ताकि कंस्ट्रक्टिव आपका जो है माइंड जो है डेवलप हो सके। तो ये जो प्लान है 55 डेज का प्लान, ये 1500 रुपये का है। और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8076412618 पे। ये दोस्तों नंबर है मेरा, इस पर व्हाट्सअप कीजिए प्लीज़। कॉल मैं लेता नहीं हूँ, खासकर दिन में, रात में, कभी भी, क्योंकि मुझे आपके लिए कंटेंट बनाना होता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो कंटेंट बनाते समय अगर कॉल आएगा तो मैं नहीं ले पाता हूँ, बट हाँ, मैं हर 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में व्हाट्सएप चेक करता रहता हूँ।
जब भी फुर्सत मिले कि भाई किसी बच्चे को कोई रिक्वायरमेंट है क्या, तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। और कोर्स में बहुत फ़ायदा है तो ज़रूर ज्वाइन करें। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। चलिए इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन आप देखेंगे हम लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक्स से जो डेवलपमेंट हो वो ह्यूमन काइंड तक या फिर ह्यूमन लाइफ पे असर पड़े। सो यहाँ पे दिया गया है कि बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट इज ह्यूमन वेल बीइंग हैज़ बीन ए पेरेनियल क्वेस्ट फॉर ह्यूमैनिटी। पेरेनियल का मतलब ये है कि सदाबहार ही रहा है, ये हमेशा से ही लोग जो है ये क्वेस्ट में लगे रहे हैं, ये खोज में लगे रहे हैं कि कैसे ह्यूमन लाइफ को कैसे जो है बेटर बनाया जा सके। और दिन पर दिन बेटर तो होता ही जा रहा है। तो ये एक लगातार प्रयास रहा है और अभी भी ये चल रहा है। बट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स वेल बीइंग हैज़ नॉट बीन ईजी टू डिटरमाइन। अब वेल बीइंग आपका कैसे होगा, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, वो ईजी इतना नहीं है, ईजी इतना नहीं है, ठीक है। बट जनरली अगर लोग देखते हैं तो कहते हैं कि पॉवर्टी को हटा दो, एजुकेशन होना चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, न्यूट्रिशन बंदे का अच्छा होना चाहिए, सोसाइटी में हेट्रेड नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको जो है वेल बीइंग की तरफ ले जाती हैं। टू कैप्चर इट सेवरल टर्म्स हैव बीन यूज्ड बाय नाउ, जैसे कि प्रोग्रेस। कहा जाता है कि प्रोग्रेस होगा तो ह्यूमन वेलबींग जो है डेफिनेटली एक अचीवमेंट लेवल पे पहुंच सकता है। ऐसा भी कहा जाता है इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो वो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो यानी कि मतलब जीडीपी ग्रो करे। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब कि जीडीपी ग्रो करे, तो वो उसका भी फ़ायदा ह्यूमन काइंड में होगा। इसके साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तब भी। अब देखो यहाँ पे दो बात आप देख रहे हो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मैं अलग से जो है अभी बताऊंगा थोड़ी देर, इसको ध्यान में रखना। इन दोनों टर्म को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों टर्म, अलग अलग हैं दोनों टर्म का अलग अलग मीनिंग है। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फाइनली हैप्पीनेस भी इसमें चर्चा में आएगा, ठीक है, अभी आएगा सब कुछ। एंड द प्रोसेस सीम्स स्टिल इवॉल्विंग, ठीक है। ये प्रोसेस इतना आसान नहीं है, ये सब प्रोग्रेस करना, ह्यूमन काइंड को डेवलप करना आसान नहीं है। इवॉल्व होता रहा है, मतलब कि ये चेंज होता रहा है, इसमें डायनेमिक्स आते रहे हैं। द पोस्ट वार वर्ल्ड व्यू हैड हाई इन्फ्लुएंस ऑन द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक मैन। अब देखो, अब इकोनॉमिक मैन एक शब्द आया है, दैट इज रेशनल मैन कहते हैं इसको। इकोनॉमिक मैन यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा व्यक्ति है या फिर ऐसा जो क्वेस्ट कह सकते हैं, कि ये एक ऐसा प्रयास कह सकते हैं कि जिसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमेशा ध्यान में रखा जाता है। इकोनॉमिक मैन का मतलब ही है कि वो कोई भी काम करेगा बंदा तो वो उसमें अपना फ़ायदा देखेगा, ठीक है। यहाँ पे इतनी बात समझ लो, आगे इसको और एक्सप्लेन करेंगे। विच अनडाउटली हेल्प्ड मैनकाइंड। अब जिस देखो, एक किसी को भी फ़ायदा हो उससे, उसको फ़ायदा तो हुआ, लेकिन उसने जो भी कंपनी लगाई उससे, उसमें लोगों ने काम किया तो लोगों का भी फ़ायदा हुआ। तो इसने मैनकाइंड को हेल्प किया है जनरेट अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी ऑल्सो, दो प्रोपोर्शनल इम्प्रूवमेंट इन लाइफ सेटिस्फेक्शन वॉज नॉट सीन। अच्छा, सब कुछ हुआ, लोगों का भी डेवलपमेंट हुआ, लोगों के पास पैसा आया, प्रोस्पेरिटी आया, लेकिन जो है उतना ज़्यादा जो है अपने लाइफ से सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिला। खाली पैसा आपको मिल जाए तो क्या आप सेटिस्फाई हो जाओगे क्या? पैसा बहुत सारी चीज़ों को सेटिस्फाई कर सकता है लेकिन बहुत सारी चीज़ों को नहीं भी कर सकता है, वो आगे देखेंगे। डीपर एंड नाउंस्ड इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़ कमिंग टाइम्स, 1980 से लेकर 2010 के बीच में जो स्टडी हुई है, दैट डिड नॉट ओनली चैलेंज द वेरी आइडिया ऑफ इकोनॉमिक मैन। देखो, ये वेरी आइडिया ऑफ इकोनॉमिक मैन फेल हो चुका है आज के डेट में, बट इसका रोल है, बट इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिव नहीं है ये। अब इसका रोल थोड़ा डिक्लाइन हो गया। बट ऑल्सो आर्टिकुलेटेड द आइडिया ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन, कि इकोनॉमिक मैन बन के रहोगे तो खाली पैसे के पीछे भागते रहोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बट हैप्पीनेस नहीं आएगा। हैप्पीनेस नहीं आएगा। हैप्पीनेस कैसे आता है? इन्वायरमेंट आपकी क्लीन हो, ठीक है, लोगों का रहन सहन अच्छा हो और तमाम सोशल ट्रस्ट हो, एंड द वेरिएबल्स ऑन विच इट डिपेंड्स द बिहेवियरल इकोनॉमिक्स हैज़ अराइव्ड। तो ये जो इकोनॉमिक मैन को रिप्लेस किया है वो रिप्लेस किया है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की। ह्यूमन काइंड का बिहेवियर समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनको चाहिए क्या, इसलिए बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना ही बात इंट्रोडक्शन की थी, आई होप आपको क्लियर हुआ है। और कुछ टर्म जो मैंने बताया कि आगे बताऊंगा वो आगे क्लियर हो जाएगा। ये इंट्रोडक्शन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें हर चीज़ को खाली शब्द में मेंशन कर दिया गया है, आगे इसको पढ़ने को मिल जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया था कि इकोनॉमिक मैन क्या होता है, वो हमेशा अपना प्रॉफिट
मैक्सिमाइजेशन देखता है। तो अब उसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं कि इकोनॉमिक मैन एक्चुअली है क्या। इकोनॉमिक मैन और होमो इकोनॉमिकस इन लैटिन वेयर मैन स्टैंड्स फॉर मैनकाइंड is an idea which is used in economics to understand human action behavior. As per it, man is a rational being. ठीक है, मैन क्या है, एक रेशनल बीइंग है, बुद्धि लगाता है, दिमाग लगाता है। मैन इज नैरोली सेल्फ इंटरेस्टेड, मैंने जो बोला था कि प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, वो यहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में दिया गया है। मैन्स एक्शंस आर बेस्ड ऑन द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि भाई पैसा लगाऊंगा तो मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। अब ये आइडिया जो है तीनों को मिला दिया जाए तो ये इकोनॉमिक मैन का आइडिया है। अब देखो ब्रीफ ओरिजिन इसका कहाँ से होता है, इस टर्म की बात करें तो सो द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय J.S. मिल 1806 से लेकर 73 तक ये जिंदा थे। इन हिज पेपर 1836 में इन्होंने एक पेपर लिखा था जब ये 30 साल के थे, ऑन द डिफिनीशन ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन पेपर प्रॉपर टू इट, ये इनकी जो है राइटिंग थी। However, the origin of the idea is traced from the 18th century thinker एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को माना जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फाउंडर थे ये एडम स्मिथ, इसके जनक कहे जाते हैं। 1723 से लेकर 90 तक इनका पीरियड रहा, ये इतने समय तक जिंदा थे। एंड डेविड रिकार्डो जो कि 1772 से 1823 तक इनका जो है पीरियड था, इनको माना जाता है कि ये जनक हैं इस इकोनॉमिक मैन के कॉन्सेप्ट की। हु कंसीडर द मैन एज द रेशनल एंड सेल्फ इंटरेस्टेड, ठीक है, इकोनॉमिक एजेंट। रेशनल मतलब बुद्धि लगाएगा और सेल्फ इंटरेस्टेड मतलब कि जो भी काम करेगा अपने फ़ायदे के लिए करेगा। दे बिलीव्ड इन द आइडिया ऑफ एनिमल स्पिरिट। एनिमल स्पिरिट का मतलब ये है कि पैसा कमाओ पैसा कमाओ पैसा कमाओ। एंड इवन जो अरस्तु थे जो कि काफ़ी पुराने समय के एक फिलोसोफर माने जाते, 384 से लेकर 322 BC, वे बैक, अभी से लगभग मान लो कि 2400 साल पहले, हु टॉक्ड अबाउट मैंस सेल्फ इंटरेस्ट टेंडेंसीज इन हिज वर्क पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इन्होंने लिखी थी, उसमें कहा था कि मैन जो है सेल्फ इंटरेस्टेड उसकी टेंडेंसी होती है। So the idea was strengthened later on mainly by philosophers like लियोन वालरस, जिनका पीरियड 1834 से 1910 तक रहा। इसके अलावा विल्फ्रेडो पेरेटो 1848 से लेकर 1923 तक, एंड लियोनेल रॉबिन्स, इनका पीरियड 1898 से 1984 तक। इन्होंने भी इस आइडिया को सपोर्ट किया, इनफैक्ट स्ट्रेंथन किया है। पेरेटो जो थे, पेरेटो इज क्रेडिटेड विद द सीमेंटिंग द आइडिया विद द वर्ल्ड व्यू ऑफ द टाइम एंड द अदर कंटेम्प्रोरी आइडियाज लाइक प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंटलाइजेशन, मैटेरियलिज्म स्ट्रेंथेंड इट। तो कहने का मतलब इकोनॉमिक मैन के आइडिया को अभी तक जो है स्ट्रेंथन किया गया है इस पीरियड तक, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। हाउएवर देयर हैज़ बीन डिसएग्रीमेंट टू। अब जो है इकोनॉमिक मैन का जो कॉन्सेप्ट था उसको लेके बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो है डिसएग्री करते हैं कि भाई ये जो एनिमल स्पिरिट है वो ठीक नहीं है। एनिमल स्पिरिट में काम करेगा बंदा तो इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचेगा, रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके फेंक देगा, ख़त्म ही कर देगा, एग्जॉस्ट कर देगा, फ्यूचर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सो हाउएवर देयर हैज़ बीन डिसएग्रीमेंट, ठीक है। एंड द क्रिटिक्स जो है, जो कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स वाले हैं, on the basis of empirical studies says that man's action can be very irrational, ठीक है, मैन का जो एक्शन होता है वो बौद्धिकता के हिसाब से तो होता ही है, लेकिन इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल हो सकता है तो इरेशनल भी होता है। वो बहुत इरेशनल सोचने लगता है कई बार, वो मेंटल स्टेट की बात है। फॉर द रेशनल एक्शंस द एक्टर्स नीड ऑल इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। रेशनल थिंकिंग कब करेगा, जब बंदे के पास नॉलेज हो, ज्ञान हो, सारा इन्फॉर्मेशन हो, विच इज़ नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम, एंड इवन इफ दे आर अवेलेबल एक्टर्स में नॉट कॉम्प्रीहेंड देम। अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन है भी तो वो समझ नहीं पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये ले लो कि कई लोग ये नहीं समझ पाते कि कौन सा रिसोर्सेज कितना यूज करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि है भाई कोल कम है, कोल लिमिटेड है, एग्जॉस्टिबल है, बट कोल को इतना यूज कर देंगे कि वो इरेशनल हो जाएगा एक्शन। वन कॉमनली साइटेड एग्जाम्पल इज द इरेशनल कंज्यूमर बिहेवियर। दे डू नॉट दे डू नॉट चेंज देयर ब्रांड्स
इवन इफ दे आर ऑफर्ड बेटर प्रोडक्ट्स एट बेटर प्राइसेस। कई बार आप देखते हो ना कि ब्रांड पे चले जाते हैं, मुझे तो भाई ली कूपर का भी ही पैंट पहनना है, जीन्स पहनना है, शर्ट पहनना है, इससे बढ़िया अगर क्वालिटी का जीन्स आ जाए तो वो नहीं खरीदेगा, कोई सा भी ब्रांड हो, प्राइसेस कम है तब भी नहीं खरीदेगा। दिस शोज द इरेशनल कंज्यूमर बिहेवियर। तो इरेशनल होते हैं लोग। सम मेजर क्रिटिक्स ऑफ पास्ट हैव बीन थॉर्स्टेन वेबलेन की एक थी, वो है 1857 से लेकर 1929 तक, एंड जेएम केनियंस आइडिया दिया था इन्होंने, जिसने कहा था कि गुड ट्रेड्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और गुड ट्रेड्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों को मिला के आप जो है मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं। इनका पीरियड 1883 से 1946 तक था। हर्बर्ट साइमन इन्होंने भी जो है क्रिटिक किया इसका, ठीक है, क्रिटिक किया। एंड ऑस्ट्रियन स्कूल वाइल फ्रांसिया फुकुयामा, टी हसीमोटो, एमडी हाउसर, एस गुहा, बी गुहा आर कंटेम्प्रोरी क्रिटिक्स। इन सभी ने जो है इस आइडिया को, एनिमल स्पिरिट और जो इकोनॉमिक मैन के आइडिया को क्रिटिसाइज किया है। अब दोस्तों हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखा था कुछ वर्ड्स, जैसे कि प्रोग्रेस देखा था हमने। इसके अलावा प्रोग्रेस के अलावा हमने क्या देखा था दोस्तों, हमने देखा था इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड हैप्पीनेस। अब एक एक करके इन टर्म्स को समझने की बारी आ गई है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रोग्रेस के बारे में। सो प्रोग्रेस इज व्हाट? प्रोग्रेस इज अ जनरल टर्म टुडे यूज्ड टू मीन इम्प्रूवमेंट इन एनीथिंग। किसी भी चीज़ में अगर इम्प्रूवमेंट, आपके बच्चे में भी इम्प्रूवमेंट होती है तो हम कहते हैं बच्चा हमारा प्रोग्रेस कर रहा है। सो प्रोग्रेस इज अ जनरल टर्म टुडे यूज्ड टू मीन improvement in anything which is considered good for humanity or society. It denotes both quantitative and qualitative aspects of human behavior, human life। ठीक है, अब देखिए दो शब्द था, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये क्या है आप समझने की कोशिश कीजिए। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ जब बोला जाए तो इसका मतलब है कि लोग किसी भी इम्प्रूवमेंट, मान लीजिए कोई बंदा है ह्यूमन लाइफ में, कोई बंदा है मान लो, उसका जो है पैसा पहले वो अर्न करता था 20,000, अब उसको मिलने लग गया 30,000 रुपये। तो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, उसकी अर्निंग की क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, तो प्रोग्रेस हुआ है। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। और दूसरा है क्वालिटेटिव। मान लो कि अब कोई बंदा है जो कि 20 से 25,000 ही कमा रहा है और पहले उसकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी ख़राब थी, हेल्दी नहीं था, ठीक है, एजुकेशन अच्छा नहीं था, बट अब वो जो है एजुकेशन ले रहा है, हेल्दी है और लाइफ सेटिस्फेक्शन है उसको। इस तरीके की चीज़ों को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कहते हैं। तो दो तरीके के एस्पेक्ट की बात की गई है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये दोनों हो जाए तो उसे प्रोग्रेस कहा जाता है। ओवर टाइम टू मोर टर्म्स दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑल्सो इवॉल्व टू मीन सिमिलर थिंग्स। ठीक है, सिमिलर थिंग्स कि भाई ग्रोथ और डेवलपमेंट जब आता है तो वो भी सेम मीनिंग देता है, ऐसा कहा जा रहा है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। पहले लोग सोचते थे कि प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट सभी सेम है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। We find a period when scholars were using all three terms, that is progress, growth and development, interchangeably to mean the same thing। पहले करते थे लोग, लेकिन आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में तीनों का अलग अलग मीनिंग है। The way the world uses these terms today evolved over a period of 3 decades। 1960 से लेकर जो है ये 1990 के बीच में काफ़ी इवॉल्व हुआ है। ठीक है, काफ़ी इवॉल्व हुआ है, इसका अलग अलग मतलब निकलना शुरू हो गया है। आफ्टर विच प्रोग्रेस बिकम ए काइंड ऑफ जनरल टर्म वाइल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिकम टेक्निकल टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स यूज्ड बाय अदर ह्यूमैनिटीज़ टू। तो अब जो है बात हम डिस्कस कर लेते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं। कितने मिनट की वीडियो मैं बना चुका हूँ, 20 मिनट लगभग होने वाला है। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स ए चेंज इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी कि ये हमेशा आप मीजर कर सकते हो। दैट इज इनकम बीइंग इट्स बेस्ट इंडिकेटर ओवर ए ईयर। मैंने बताया ना कि कोई बंदा है, मान लो कि 20,000 रुपये कमा रहा है मंथली, अब इसकी सैलरी बढ़ गई 30,000 रुपये हो गई,
तो जो ये इंक्रीज हुआ ये मॉनिटरी टर्म में मिजरेबल है, मतलब 10,000 का इंक्रीज मेजर कर लिया आपने, तो इसे हम जो है क्वांटिटेटिव टर्म भी कह सकते हैं कि क्वांटिटेटिव ग्रोथ हो तो उसे इकोनॉमिक ग्रोथ कहा जा सकता है। द टर्म कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल, ए कंट्री, ए रीजन, ए वर्ल्ड। जैसा कि मैंने इंडिविजुअल का एग्जांपल दिया, वो कंट्री का भी हो सकता है। मैं कहूँ कि इंडिया का जो है जीडीपी पहले 1,50,00,000 करोड़ रुपीज़ था, अब ये बढ़ के 170 लाख करोड़ रुपीज़ हो गया, तो 20 लाख करोड़ रुपीज़ का इंक्रीज हुआ है। दैट इज़ मेजरेबल, मेजर किया जा सकता है, ठीक है। वो मेजरेबल नहीं, वो मेजर वाला मीजरिंग मतलब मापा जा सकता है, इसे क्वांटिफाई किया जा सकता है। ऐसे ही रीजन का हो सकता है, वर्ल्ड का हो सकता है। इन केस ऑफ ए कंट्री इट इज़ मेजर्ड बाई कंपेयरिंग इट्स जीडीपी, जैसा कि अभी मैंने बताया था। सी द हेडिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मैंने पढ़ाया है, उसमें बताया भी था फॉर द फॉर्मूला ओवर ए ईयर, तो ये बता रखा है। इट्स मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर इज़ इट्स ईजी मेजरमेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव होता है तो इजीली मेजर कर सकते हो। जैसा मैंने बताया 20,000 कोई कमाता था, अब 30,000 कमाने लग गया, तो कितनी आसानी से आपने मेजर कर लिया कि 10,000 का उसमें ग्रोथ हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ जिसे कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हो सकता है किसी की सैलरी 20,000 है और उसके काम से बंदा सेटिस्फाई नहीं है, कंपनी सेटिस्फाई नहीं, बोली कि भैया इसको ना 1 जीरो हटा दो यहाँ से, इसकी सैलरी जो है 18,000 कर दो, तो क्या होगा, उसका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफैक्ट जीरो भी हो सकता है। अब आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है भैया? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है दोस्तों, इट कोनोट्स इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। हमने इकोनॉमिक ग्रोथ में देखा था कि वहाँ पे ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में नहीं इम्प्रूवमेंट आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोनोट्स इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी टू इन एन इकोनॉमी और द वर्ल्ड एट लार्ज। देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब खाली ये नहीं है कि क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी इम्प्रूव होता है। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इसमें इम्प्रूव होता है। अनलाइक इकोनॉमिक ग्रोथ विच कोनोट्स ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता था? ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इम्प्रूव हो रहा था। यहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों जो है इम्प्रूव हो रहा है। वाइल इनकम इज टेकन एज द मेजर ऑफ ग्रोथ टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, वो क्या होता है एक बार देख लो। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट सच एज, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, कहाँ पे कहाँ गया, ये तो वो आ गया, सच एज, हाँ, सच एज एजुकेशन। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या है? एजुकेशन आएगा, न्यूट्रिशन आएगा, हेल्थ आएगा, लॉन्जेविटी आएगी, पीस आएगा, ठीक है। ये इसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। आप ये नहीं सकते कि कह सकते कि पहले एजुकेशन 2 किलो था, अब एजुकेशन हो गया है 5 किलो, तो इसे आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। इसे आप ओनली जो है, इसको आप जो है क्वालिटी में इसे देख सकते कि एजुकेशन पहले बंदे का पुअर था, अब जो है इम्प्रूव हो गया है। न्यूट्रिशनल लेवल जो है वो पुअर था, अब इम्प्रूव हो गया है। हेल्थ उसका पहले ख़राब था, अब अच्छा हो गया है। पहले कम जीता था, अब लॉन्जेविटी बढ़ गई है, ज़्यादा जीता है। पीस को भी आप ऐसे ही मेजर करोगे। तो ये जो है दोनों चीज़ों को कंसीडर करता है। मैंने बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट को कंसीडर करता है। इन द बिगिनिंग देयर वाज ए बिलीफ दैट ग्रोथ विल ऑटोमेटिकली लीड टू डेवलपमेंट। पहले सोचा जाता था कि ग्रोथ हो गया अगर इकोनॉमी में, मतलब इकोनॉमी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसमें डेवलपमेंट भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन बाद में ऐसा स्टडी से देखा गया कि जो कंट्रियाँ हायर ग्रोथ कर रही हैं बट वहाँ पे लोअर डेवलपमेंट है, हायर ग्रोथ है बट लोअर डेवलपमेंट है। इसका मतलब कि जो पैसा आ रहा है, कमाई हो रही है, वो पूरी सोसाइटी तक पहुँच ही नहीं रही है। इन रियलिटी डेवलपमेंट अकर्स व्हेन क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इम्प्रूव। ऑफ कोर्स
अगर उसे पीस मिल जाए बंदे को, अगर उसे एजुकेशन अच्छा मिल जाए, हेल्थ अच्छा हो जाए, उसका लॉन्जेविटी बढ़ जाए, तो उसका जो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बढ़ेगा, तो ह्यूमन डेवलपमेंट होगा या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। एंड फॉर दिस ए कंट्री नीड्स टू स्पेंड हाइयर अमाउंट्स ऑफ फंड्स विच कम्स फ्रॉम द हाइयर ग्रोथ। ज़्यादा कमाई हो रही है तो ज़्यादा खर्च करो, किसके ऊपर? एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर, एंड तमाम ऐसी चीज़ों के ऊपर जो कि क्वालिटेटिव नेचर की हैं ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए। एंड दिस इज ओनली पॉसिबल वंस द गवर्नमेंट ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी has some conscious public policy regarding the same. This is why it is believed that there is no development without growth. ग्रोथ होना जरूरी है, ग्रोथ होना जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, बट मेयरली ग्रोथ जो है विदाउट पब्लिक पॉलिसी डेवलपमेंट नहीं ला सकता, सिंपल शब्दों में। टुडे एक्सपर्ट्स कंसीडर द इकोनॉमिक ग्रोथ एज क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज द क्वांटिटेटिव, यहाँ पे क्वालिटेटिव आएगा, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव प्रोग्रेस दोनों होता है, विच गॉट मैंडेटेड बाय यूएनओस बाय 1950s एंड बीइंग qualitative in nature. Development involves high subjectivity, and this is the reason it has been defined in quite varied ways by experts and UN institutions. तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट समझते हैं, ठीक है, टाइमलाइन के हिसाब से मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट समझते हैं। सो एज डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो जाए, आपके इसमें अगर हेल्थ के अलावा एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो जाए तो ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कहा जाता है। एंड इट इन्वॉल्व्स मच सब्जेक्टिविटी. The region we find scholars and institutions defining it in diverse ways, क्योंकि ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। Some historic examples are cited below, वो देख लेते हैं एक बार। So from the mid 1940s to 1950s, डेवलपमेंट का मतलब जो था वो था ग्रोथ से रिलेटेड। इवन वर्ल्ड बैंक और IMF कहता था कि डेवलपमेंट वो चीज़ है कि अगर किसी के देश में, इकोनॉमी में, और या फिर कहीं भी 5 से 7% का ग्रोथ हो रहा है क्वांटिटेटिव टर्म में, तो वो डेवलपमेंट कहलाएगा। जबकि ये नोशन बाद में चेंज हो गया। अर्थुर लिविस सॉ डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन फ्रीडम। अर्थुर लिविस कहते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब है कि इंसान कितना आज़ाद है, कितना फ्री है, कितना उसको फ्रीडम मिला है। when he concluded that the advantage of economic growth is not that wealth increases happiness but that it increases the range of human choices. ये कहते हैं कि जब ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव टर्म में जिसे मेजर किया जा सके होता है, तो ह्यूमन चॉइसेस बढ़ती हैं तो क्या होता है? ह्यूमन फ्रीडम पाया जा सकता है। फॉर हिम डेवलपमेंट मीन्स ए फ्रीडम फ्रॉम द सर्विट्यूड, दास प्रथा से, या फिर जो कहते हैं ना कि भाई सर्विस कर रहे हो, सर्विस किसी न किसी की दे रहे हो, सर्विट्यूड से अगर फ्री हो जाते हो तो आप जो है डेवलपमेंट पा लेते हो। ह्यूमन काइंड कुड बी फ्री टू हैव चॉइसेस टू लीड ए लाइफ फुल ऑफ मटेरियल गुड्स और इन स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन, ठीक है, ये कहते हैं डब्ल्यू आर्थर ल्यूइस। ये इनकी द थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन्होंने लिखी थी 1963 में। अच्छा, एक और हैं इकोनॉमिस्ट, इनका नाम है डडली सीयर्स। सो इनके हिसाब से डेवलपमेंट का मतलब जो है मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इक्वालिटी बिसाइड्स ए फॉलिंग पॉवर्टी। ये कहते हैं कि अगर गरीबी कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और लोगों में इक्वालिटी आ रही है, वो चाहे इनकम की हो, सोशल हो, ये इनका मतलब था डेवलपमेंट का। द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, ए पेपर प्रेजेंटेड एट 11th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, नई दिल्ली में 1969 में, इन्होंने डडली सीयर्स ने ऐसा कहा था कि भाई एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, इक्वालिटी आ जाए लोगों में और गरीबी कम हो जाए तो डेवलपमेंट है। ही वॉज लेटर सपोर्टेड बाई डी गॉलेट। द क्रूएल चॉइसेस उन्होंने लिखी थी, ए न्यू कॉन्सेप्ट इन थियरी ऑफ डेवलपमेंट, इन्होंने भी सपोर्ट किया। इसके अलावा आर ब्रिंकमैन, पी जगदीश गांधी,
अदर्स थे जिन्होंने इस आइडिया को सपोर्ट किया। अच्छा, अब आईएलओ भी पीछे क्यों रहे? आईएलओ ने भी कहा कि हम भी बताएंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। तो आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इट आर्टिकुलेटेड बाय मिड 1970s that economic development must be able to deliver the economic ability that people can meet their basic needs। अब बेसिक नीड्स क्या होती है भैया? घर हो जाए, सस्टेनेंस के लिए, ठीक है। बेसिक नीड क्या होता है? बेसिक नीड एम्प्लॉयमेंट हो, ग्रोथ हो, बेसिक नीड हो, ठीक है, पॉवर्टी खत्म हो जाए, क्रिएटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट एंड लेसनिंग इनकम इनइक्वालिटीज़, ये सब हो जाए तो बेसिक नीड पूरी हो जाएगी, ये आईएलओ ने कहा। अब हमारे नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन क्यों पीछे रहे? इन्होंने भी कहा ही सॉ डेवलपमेंट थ्रू हिज आइडियाज ऑफ कैपेबिलिटीज एंड इंटाइटलमेंट्स। ये कहते हैं कि लोगों को कैपेबल बनाओ, लोगों को इंटाइटल करो, लोगों को कैपेबल बनाओ, अपने आप ही लोग जो है डेवलपमेंट कर लेंगे। सो इनके हिसाब से विच वे नाउ, इन्होंने ये किताब लिखी थी डेवलपमेंट विच वे नाउ 1983 में। तो ही ओपाइंड दैट इन्हेंसिंग द लाइव्स एंड फ्रीडम वी इंजॉय शुड बी कंसर्न ऑफ डेवलपमेंट नोन एज द कैपेबिलिटीज अप्रोच टू डेवलपमेंट। ये कहते हैं कि लोगों को कैपेबल बनाओ यार, उनको इकोनॉमिकली, एजुकेशनली साउंड बनाओ, हेल्थ की फैसिलिटी दो, ये सब करोगे तो अपने आप ही जो है लोग जो है डेवलपमेंट कर लेंगे। इसके बाद आते हैं, अच्छा, इन्हीं के आइडिया से वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो है की उत्पत्ति होती है, स्ट्रेंथ उसको मिलता है। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी आ गया इसमें। तो वर्ल्ड बैंक ने जो है 1991 में इट हैड ऑल्सो चेंज्ड इट्स व्यू अबाउट डेवलपमेंट एंड कंक्लूडेड दैट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ वी शुड इंक्लूड एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, लेस पॉवर्टी, क्लीनर इन्वायरमेंट, इक्वालिटी, ग्रेटर फ्रीडम, रिचर कल्चरल लाइफ, ये सब जो है डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी बताया। देखो, एजुकेशन तो चाहिए ही यार, डेवलपमेंट कराना है तो कोई अनपढ़ बंदा कैसे डेवलप करेगा यार? उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है ना। हेल्थ तो चाहिए, हेल्थ नहीं है तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। हेल्थ अगर चाहिए तो न्यूट्रिशन चाहिए, आपकी गरीबी दूर हो जाए, क्लीनर इन्वायरमेंट मिल जाए, क्लीनर इन्वायरमेंट मिलेगा तो आपके हेल्थ इश्यूज कम हो जाएंगे, इक्वालिटी मिलनी चाहिए। इक्वालिटी किस टर्म में? इनकम की इक्वालिटी हो, सोशल इक्वालिटी हो, वो सब इक्वालिटी में आए, ग्रेटर फ्रीडम हो, रिचर कल्चरल लाइफ हो, तो डेफिनेटली दीज आर द गोल्स ऑफ डेवलपमेंट, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आता है, इसने कहा कि कैपेबिलिटीज़ जो है यूएनओ इंक्लूडेड। देखो, यूएनओ जो है ना, यूएनओ ने अमर्त्य सेन की और एक पाकिस्तानी मजरूल हक थे, उनकी आइडियाज़ को काफ़ी सपोर्ट किया, और इन्होंने कहा कि हाँ, डेफिनेटली कैपेबिलिटीज़ तो बढ़ानी पड़ेगी इन इट्स आइडिया ऑफ डेवलपमेंट व्हेन इन कंक्लूडेड दैट ह्यूमन बीइंग आर बोर्न with certain potential capabilities and the purpose of development is to create an environment in which all people can expand their capabilities in present times and in future। wealth is important for the human life, definitely पैसा होगा तभी तो बाकी सब होगा, but to concentrate exclusively on it is wrong। ठीक है, इन्होंने कहा कि पैसा जरूरी है बट अब इसी के मारे मर रहे हो, वो भी ठीक नहीं है। दो रीजन बताए इन्होंने क्यों ठीक नहीं है। फर्स्ट, accumulating wealth is not necessary for the fulfillment of some important human choices। जैसे कि आपके रिलेशंस कैसे होंगे, इसके लिए वेल्थ की ज़रूरत नहीं है। अब उसको मत ये जोड़ देना कि वेल्दी लोगों से ही वेल्दी लोग रिलेशन रखते हैं, रिलेशन गरीब से अमीर का हो सकता है। सेकेंड, ह्यूमन चॉइसेस एक्सटेंड फॉर, सेकेंड इन्होंने कहा कि ह्यूमन चॉइसेस एक्सटेंड फार बियॉन्ड इकोनॉमिक वेलबींग। ठीक है, और ये बात इन्होंने कही कि कैपेबिलिटीज़ बढ़ाओ, सब कुछ मिलेगा। बाई 2012 द यूएन स्पॉन्सर्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आने लग गया, और इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी करवाने में अमर्त्य सेन का और पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट मजरूल हक का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था। एंड इट सॉ द डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन इन द लाइफ्स ऑफ सिटीजन्स under the influence of the behavioral economics which had cancelled the idea of economic man, that is rational man, जो पहले हमने डिस्कस किया था कि खाली इकोनॉमी यानी एनिमल स्पिरिट या फिर इकोनॉमिक मैन बनने से सब कुछ नहीं मिलेगा, आपको जो है हैप्पीनेस और लाइफ सेटिस्फेक्शन चाहिए जीवन में। चलिए अब हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट की। हमने
क्या क्या देखा हमने? प्रोग्रेस देख लिया, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देख लिया, हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट देख लिया। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू सी ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट, दो वर्ड है, ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमनों का डेवलपमेंट। ऑफकोर्स बहुत सिंपल है, कैसे होगा, लेकिन उतना ही मुश्किल है। वंस एक्सपर्ट वेर एबल टू अंडरस्टैंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द नेक्स्ट चैलेंज वॉज टू मेजर द लेटर, कि डेवलपमेंट कैसे होगा और उसका मीजर क्या होगा, कैसे समझेंगे कि कोई बंदा डेवलप कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कुछ मीजर तो चाहिए। एज डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव तो होता ही है, तो क्वालिटेटिव पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इट्स मेजरमेंट रिमेन्स ए डिफिकल्ट टास्क इवन टुडे। कैसे मेजर करोगे कि कोई बंदा हैप्पी है कि नहीं है, कैसे मेजर करोगे कि पीस है कि नहीं है, कहाँ से लाओगे ये डेटा, कैसे करोगे? तो खैर, लेकिन चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, बट इन दिस डायरेक्शन द फर्स्ट माइलस्टोन वाज अचीव्ड वंस द आइडिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज articulated by UNO, United Nations Organization, by late 1980s, an expert team, जिसे लीड किया महबूबुल हक, मजहरूल हक नहीं, महबूबुल हक हैं, पाकिस्तान के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मर गए बेचारे, रिसेंटली मरे हैं। और इंज कॉल, इन दोनों ने मिलकर, हालांकि अमर्त्य सेन का भी इसमें रोल था, इन्होंने मिल के जो है आइडिया निकालना शुरू किया कि कैसे मेजर किया जाएगा ह्यूमन डेवलपमेंट को, और इन्होंने ही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का जो है सार तैयार किया। इनकी बदौलत ही ये जो HDR बन के आया। दिस वाज सेटअप, दिस एक्सपर्ट टीम वाज सेटअप बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNO की एक बॉडी है, विच पब्लिश द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन 1990। से सवाल पूछा जाता है कि पहला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब आया था, तो 1990 में आया था। The annual report has been regularly published since then, एक्सेप्ट 2021 में नहीं आया था, हालांकि कोविड आ गया था उस समय, कोविड की वजह से नहीं आया। लेकिन जो 21 और 22 का डाटा था, फाइनली HDR 21-22 दोनों कंबाइंड करके निकाल दिया गया, तो कोई भी ड्यू नहीं है अभी तक। तो इसको मेजर कैसे किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को, कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जाता है, क्या क्या इंडिकेटर्स है? तो बेसिकली 3 इंडिकेटर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। सो टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट टेकन एज द कोरोलरी ऑफ डेवलपमेंट, मेन थीम माना जाता है इसको डेवलपमेंट का, ऑफ द मेंबर नेशंस, द रिपोर्ट प्रिपेयर्स ए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI निकाला जाता है, जिसमें 3 इंडिकेटर होते हैं, तीनों के अलग अलग वेटेज हैं। अब देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहला कंपोनेंट है। अगर आपको इंडेक्स में सबसे पहला कोई इंडिकेटर देखना है तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखना है। ये कैसे मेजर किया जाता है? ये मेजर किया जाता है, किसी भी देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग निकालना हो तो वहाँ का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP कैलकुलेट कर लो, उसको डिवाइड कर लो वहाँ के लोगों से, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, आपको परचेजिंग पावर पैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, मान लो कि किसी देश की GNP, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, 100 लाख करोड़ रुपये, 100 लिख दिया मैंने, और वहाँ की पॉपुलेशन जो है 1 लाख करोड़ है मान लो, तो यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी 100 निकल के आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से निकाला जा सकता है। तो अलग अलग कंट्रियों का अलग अलग ये आता है। लॉन्जेविटी जो है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा, वो परचेजिंग पावर पैरिटी नहीं निकलेगा। अगर आप GNP को अपॉन करोगे टोटल पॉपुलेशन से तो आपको पर कैपिटा इनकम मिलेगा, पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी अब मैं बताता हूँ, पर कैपिटा इनकम मिलेगा ये, ठीक है, कि एक व्यक्ति उस देश में कितना कमाता है। लेकिन जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है वो $1 खरीदने के लिए कितना रुपया देना पड़ रहा है, वो पावर है परचेजिंग पावर पैरिटी। ये बास्केट ऑफ करेंसी के हिसाब से निकाला जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी। तो किस देश की मुद्रा कह सकते हैं कि कितना परचेज कर सकती है, उसके हिसाब से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैलकुलेट किया जाता है। दूसरा जो है इसमें लॉन्जेविटी है कि एक देश में एक बंदा पैदा होने के बाद कितने साल तक जीता है, दैट इज मेजर्ड बाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ विच इज मीन्ड एज हेल्थ आउटकम। अगर मान लो जैसे भारत का क्या है 65 साल के आसपास है,
आम आदमी जो है भारत में एवरेज 65 साल जीता है। महिलाएं थोड़ी ज़्यादा जीती हैं, पुरुष थोड़ा कम जीते हैं। महिलाएं 66 के आसपास जीती हैं, पुरुष जो है 65 साल के आसपास जीते हैं। अब देखो ये मैंने एवरेज बोला है, कोई हो सकता है 100 साल जी रहा हो, बट एवरेज जो है वो 65 है। तो लॉन्जेविटी भी कैलकुलेट किया जाता है HDI निकालने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए। तीसरा जो चीज़ इसमें इंडिकेटर है वो नॉलेज है, दैट इज़ द एजुकेशनल अटेनमेंट, कि कोई बंदा जो है अपनी प्राइमरी एजुकेशन कितने सालों में लेता है, कितने साल ओवरऑल स्टडी करता है। ठीक है, ये जो है नॉलेज से निकाला जाता है। 3 इंडेक्स है इसके, 3 इंडेक्स है, ठीक है, 3 इंडिकेटर है जिसको मिला के कैलकुलेट किया जाता है HDI। और इसी के हिसाब से UNDP जो है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, वो रैंक करता है मेंबर नेशन को। जो जितना ज़्यादा स्कोर करता है उतना ही वो अच्छा माना जाता है। और स्कोरिंग होती है 0.00 मार्क्स से लेकर 1.000 मार्क्स तक। तो इसमें जो कंट्री 0.800 से लेकर 1.00 तक स्कोर करती है वो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री मानी जाती है। ठीक है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री अगर कैटेगरी में आना है तो आपको स्कोर करना पड़ेगा 0.800 से लेकर 1.000 तक। अगर आपको मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में आना है तो आपको स्कोर लाना पड़ेगा 0.50 से लेकर 0.799 तक आपको स्कोर लाना पड़ेगा। अगर आप लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में आ रहे हैं, इसका मतलब आपका जो स्कोर है वो 0.000 से लेकर आपका स्कोर जो है वो 0.499 तक आप जो है स्कोर कर पा रहे हैं, इसलिए आप लो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री में फॉल करते हैं। इंडिया जनरली मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री के लिस्ट में आता है। सो लेटेस्ट HDR की बात करेंगे, जो कि आपको मिल जाएगा चैप्टर 19 में, आगे पढ़ने को मिल जाएगा। दो द HDR जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है गिव एक्सपर्ट्स ए टूल टू मेजर डेवलपमेंट, और दैट इज क्वालिटेटिव अचीवमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये क्वालिटेटिव अचीवमेंट ऑफ द नेशंस। इट वॉज ऑल्सो क्रिटिसाइज ऑन वेरियस काउंट्स। किस किस काउंट पे से क्रिटिसाइज भी किया जाता है इसको, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि HDR एकदम परफेक्ट है, इसका क्रिटिसिज्म है। इसको क्रिटिसाइज किया जाता है फॉर बीइंग इंक्लाइन टुवर्ड्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट। ज़्यादातर चीज़ें इसमें मनी से रिलेटेड है, जैसे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मनी से रिलेटेड है। लॉन्जेविटी, अगेन आपके पास पैसा होगा, हेल्थ पे खर्चा करोगे तो लॉन्जेविटी आएगा। नॉलेज, अगेन खर्चा करोगे एजुकेशन पे जितना, उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। फॉर कंसिडरिंग ऑल 3 वेरिएबल्स इक्वल इन वेट्स, तीनों को इक्वल वेट दिया गया है, जैसे कि लॉन्जेविटी को भी 0.333 दिया गया है, और सेम 0.333 दिया गया है किसको, नॉलेज को। इसके अलावा जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी 0.333 ही दिया गया है, तो तीनों को इक्वल दे दिया गया है। ठीक है, ये भी क्रिटिसिज्म का पार्ट बनता है कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी उतना ही दे रहे हो, तो इक्वल वेटेज क्यों दे रहे हो, किस ग्राउंड पे दे रहे हो। एंड फॉर बीइंग नैरो इन डिजाइन एक्सक्लूडिंग द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, एथिकल तो है ही नहीं, बस इसमें जो है लॉन्जेविटी है, तमाम चीज़ें, एथिकल चीज़ें तो है ही नहीं, नैतिकता तो है ही नहीं इसमें। इन दिस रिगार्ड द भूटानीज आइडिया जो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। भूटान एक छोटी सी देश है, लेकिन वो GDP नहीं, वो अपना ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकालती है कि देश में कितने लोग खुश हैं। ये नहीं देखती कि देश में कौन कितना जी रहा है, क्या है क्या नहीं, वो देखे लोग खुश कितने हैं, खुश हैं तो जिएंगे ज़्यादा, ऑफकोर्स जिएंगे। ठीक है, तो GNH का कॉन्सेप्ट आता है, जिसे आगे हम देख लेंगे। अच्छा, एक स्टर्लिंग पैराडॉक्स, एक छोटा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपको थोड़े दिन तक हैप्पीनेस ला सकता है। ठीक है, थोड़े दिन तक हैप्पीनेस ला सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपको जो है बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये आइडिया जो है स्टर्लिन पैराडॉक्स का, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द इकोनॉमिस्ट रिचार्ड स्टर्लिन, 1926 इनका अभी भी जिंदा है, हु इज़ जनरली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स, इनको माना जाता है रिचार्ड स्टर्लिन को। ही समड अप इन हिज एसे ऑफ 1974 दैट इन शॉर्ट रन, इन्होंने कहा कि शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट रन के लिए, टिल बेसिक नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, हैप्पीनेस वेरीज विद द इनकम। आपकी इनकम जो है अगर बढ़ेगी तो आपको खुशी मिलेगी शॉर्ट टर्म में, जब तक कि आपका बेसिक नीड पूरा नहीं होता है। बट इनकम आपकी बढ़ गई, सब कुछ हो गया आपके पास, सारी चीज़, गाड़ी घोड़ा सब कुछ आ गया आपके पास, घर बन गया आपका, गाड़ी है आपके पास, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है आपके पास, तमाम सोफ़ा है, AC है, हर चीज़ आपके पास है। थोड़े दिन तक तो ये हैप्पीनेस देगा,
लॉन्ग रन के लिए हैप्पीनेस नहीं देगा। फॉर लॉन्ग रन वंस द बेसिक नीड्स हैव बीन मेट दैट डज नॉट हैपन, हैप्पीनेस नहीं रह जाती। हिज फाइंडिंग्स वेर बेस्ड ऑन द एम्पायरिकल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ यूएस सिटीजन्स। इन यूएस सिटीजन्स के ऊपर इन्होंने स्टडी की। Many experts criticize the idea supported by empirical evidences, many of which were counted by Sterling himself। तो कई लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। खैर इनका आइडिया यही था कि भाई लॉन्ग टर्म में जो है आपका जब बेसिक नीड पूरा हो जाता है तो आपकी इनकम बढ़ती रहे, आपको फ़ायदा, उसका हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, ठीक है। वी फाइंड सच ए पैराडॉक्स कन्फर्म्ड इन द केस ऑफ यूएसए बाय द फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2012 का जो आया उसके हिसाब से भी ये कन्फर्म हुआ, क्योंकि वो जो रिपोर्ट आया उसमें देखा गया कि एज पर द रिपोर्ट इन द लास्ट 5 डिकेड्स, पिछले 50 सालों में यूएसए में वाइल द कंट्री हैज़ अचीव्ड स्ट्राइकिंग इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बहुत हुआ प्रोग्रेस, सेल्फ रिपोर्टेड हैप्पीनेस सॉ नो गेन, तमाम प्रोग्रेस होने के बाद भी हैप्पीनेस नहीं बढ़ा वहाँ पे। इट फर्दर हाईलाइट्स सम सीरियस कंसर्न्स अबाउट द लाइफ्स ऑफ द यूएस सिटीजन्स। जैसे उन लोगों पे जिन पे स्टडी किया गया उनमें देखा गया कि वहाँ पे हाई एंग्जाइटी है, पैसा है, सब कुछ है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन एंग्जाइटीज़ बढ़ी हुई है, उनकी अनसर्टेनिटीज़ बढ़ी हुई है, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ी हुई है, ठीक है, लोग एक दूसरे से मिलते नहीं है, डिक्लाइनिंग सोशल ट्रस्ट है, ऑल टाइम लो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट में लोग विश्वास ही नहीं रखते। Perhaps for these reasons, life satisfaction in the United States has remained nearly constant during the decades of rising per capita and gross national product, according to it। सब कुछ बढ़ा, पैसा बढ़ा, लेकिन हैप्पीनेस वहाँ पे नहीं बढ़ा। अगला जो टॉपिक होगा वो है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को। मैंने जैसा कि बताया था कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक कॉन्सेप्ट है जो कि भूटान से ओरिजिनेट होता है। So having seen the world's excessive emphasis on the income, that is GDP growth बढ़ाना बढ़ाना बढ़ाना, सारे देश चिल्ला रहे थे उस समय। Out of the disenchantment, the Bhutanese king, देखिएगा यहाँ पे फोकस कीजिएगा, भूटानीज किंग ने प्रपोज किया इस आइडिया को, किस आइडिया को, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस के आइडिया को, बाय द अर्ली 1970s, मतलब वे बैक, अभी से काफ़ी पहले, and adopted it as a country's public policy guidepost in 1972. Later, it was entered into the constitution in 2008. The idea was innovative and looked broader in the sense that it aimed to include the non-material dimension of the human life to measure the progress. The GNH, that is gross national happiness जो है, अब देखो इसमें क्या है ना, नॉन मटेरियलिस्टिक डायमेंशन को जो है इंक्लूड किया गया है कि भाई आप ग्रोथ कर रहे हो, आप मॉनिटरी टर्म में इंक्रीज तो कर रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट हैप्पीनेस, व्हाट अबाउट पीस, व्हाट अबाउट सोशल ट्रस्ट, ये नॉन मटेरियलिस्टिक जो डायमेंशन है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। द GNH एम्स टू कैप्चर द डेवलपमेंट अचीवमेंट्स ऑफ ए कंट्री ऑन 4 पैरामीटर्स। वो 4 पैरामीटर क्या क्या हैं जिस पे GNH को कैलकुलेट किया जाता है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पर कैपिटा इनकम से निकाला जाएगा। GNH में क्या होगा, पर कैपिटा इनकम, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखा जाएगा, ठीक है। पर कैपिटा इनकम के लिए मैंने बताया था कि GNP जो होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट अपॉन टोटल पॉपुलेशन कर दोगे तो एक व्यक्ति की आय हो जाएगी जो कहलाती है पर कैपिटा इनकम। गुड गवर्नेंस मतलब कि सरकार जो गवर्नेंस करती है वो कितनी ओपन है, ओपननेस उसमें कितना है। तो इसके लिए जैसे डिजिटल जो गवर्नेंस है वो इम्पॉर्टेंट है, ICT का रोल, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, सरकार अच्छे से अपनी सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करे, दैट इज़ कॉल्ड गुड गवर्नेंस, कहीं करप्शन ना हो, तमाम चीज़ें। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट जो है ना भूटान इतना इम्पॉर्टेंट मानता है इस चीज़ को कि वो इनफैक्ट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट नहीं करता है जानबूझ के कि भाई कहीं इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो जाए। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, ये मानता है कि इन्वायरमेंट ऐसी चीज़ है जो कि आपके बेसिक नीड के अंतर्गत आती है, जैसे एयर का अच्छा होना, वाटर का अच्छा होना, तमाम चीज़, ठीक है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ये लोग करते हैं, दैट इज़ द एस्पेक्ट ऑफ, वन ऑफ द एस्पेक्ट और पैरामीटर यू कैन कॉल ऑफ GNH। नेक्स्ट आता है कल्चरल प्रमोशन। कल्चरल प्रमोशन में कि भाई जो भी आपकी सोसाइटी है विच स्टैंड्स फॉर द एडॉप्शन ऑफ इथिकल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़। इथिकल मतलब नैतिकता, ठीक है, कि आप कितने नैतिक हो, ठीक है, और गलत काम नहीं करते हो। इथिकल आप जो है हो मतलब ट्रूथ के साथ खड़े रहते हो, इंटीग्रिटी है आप में, तमाम चीज़। इसके अलावा स्पिरिचुअल वैल्यूज़ जो होती हैं कि भाई आप स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का मतलब ये है कि आप कितने स्पिरिचुअल नेचर में हो।
स्पिरिचुअल जो बंदा होता है वो कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये सब एस्पेक्ट इसमें कैलकुलेट किया जाता है। अब देखें तो ओवर द टाइम द GNH दैट इज ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस assimilated many more nuanced behavioral aspect of life। छोटी छोटी बारीकियों वाली चीज़ों को भी इसमें बिहेवियरल एस्पेक्ट में लाइफ के इंक्लूड किया है इन्होंने। द भूटानीज आइडिया डिड नॉट फाइंड मच अटेंशन फ्रॉम द UN इंस्टीट्यूशन अर्लियर, ठीक है। पहले जब ये आया था तो UN इंस्टीट्यूशन कहता था हैप्पीनेस का क्या है, बोलते थे कि डेवलपमेंट करो हैप्पीनेस आ जाएगा। UN इंस्टीट्यूशन इसको नहीं इंटरटेन करता था टिल द राइज ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। जैसे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स आया तो इसको समझ में आ गई बात कि नहीं भाई भूटान सही कर रहा है, विच कैंसल्ड आउट द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक मैन। सो व्हेन द रिसेंट स्टडीज कैंसल्ड आउट द लॉन्ग हेल्ड फेथ इन द इकोनॉमिक मैन एंड रिकॉग्नाइज द बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन, ठीक है, GNH जो है ग्लोबल अटेंशन यहीं पे पाता है। 2005 में जॉन हॉपकिंस इन यूनिवर्सिटी USA की इन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की विच वाज हेडेड बाय स्टीफन प्रिजनर ने स्टडी को कंडक्ट किया। एक सीनियर इकोनॉमिस्ट थे UNDP के उस समय, भूटान में आए और स्टडी को इसको पढ़ा, सोचा समझा, देखा कि कैसा है भूटान का डेवलपमेंट अचीवमेंट, कैसे जो है GNH कैलकुलेट करने के बाद और वो पैरामीटर को देखते हुए भूटानिज पॉलिसी उस हिसाब से बनी हुई है तो यहाँ पे डेवलपमेंट सही में हुआ है कि नहीं। एज पर द स्टडी द ड्यूरिंग द 1984 से लेकर 1998 तक यानी कि 14 सालों में द कंट्री दैट इज़ भूटानिज कंट्री सॉ ए स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस। इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई, 19 साल बढ़ गई, पहले जो एक सर्टेन लेवल पे थी वहाँ से 19 साल ये बढ़ी। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 19 साल का बढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी अच्छा होता है। ग्रॉस स्कूल इनरोलमेंट भी बढ़ा, 72% तक ये पहुंच गया, जबकि लिटरेसी रेट जो है वो 47.5% तक पहुंच गया। अब देखो ये कहोगे कि अभी भी तो कम ही है, लेकिन उस समय यानी कि 84 में देखोगे तो ये मात्र 17% था, ठीक है। लिटरेट लोग मात्र 17% थे भूटान में, बट ये इनकी पॉलिसी है कि 98 में ये 47.5% तक पहुंच गया, ओनली बिकॉज ऑफ द जो पैरामीटर्स फॉलो किए जाते हैं GNH वाले। So the credit for such incredible developmental performance went to the Bhutanese different policy approach to the progress, as there was no other obvious reason to explain it। तो भाई कैसे हुआ, ये सिंपली हुआ इनकी पॉलिसी जो कि GNH वाली पॉलिसी को सपोर्ट करती थी। इन्होंने वो सारी काम किए जो GNH के पैरामीटर को फुलफिल करेगी, जैसे कि गुड गवर्नेंस, जैसे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जैसे कि पर कैपिटा इनकम, तमाम ऐसी चीज़ों को, इसके अलावा कल्चरल और एथिकल एस्पेक्ट को भी। Then after the idea of economic man was cancelled and the UNO proposed to measure nation's happiness, the GNH worked as the guidepost since Bhutan was the only nation having some official experience in this area। और GNH में एकमात्र ऐसी कंट्री थी जो GNH निकालती थी भूटान, इसलिए भूटान को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाने लग गया UN के द्वारा। और इनफैक्ट जब पहली मीटिंग हुई थी तो उस मीटिंग को वहाँ पे भूटानीज कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ के किंग ने प्रिसाइड किया था। खैर अब हम बात करेंगे हैप्पीनेस होता क्या है। हमने GNH को समझा कि भाई इसमें क्या क्या पैरामीटर है, तो एक तो पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं कि आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह सकते हैं, नंबर 1 स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, नंबर 2 क्या था, नंबर 2 था इन्वायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है, इसके अलावा गुड गवर्नेंस था, और कल्चरल और एथिकल एस्पेक्ट चौथे नंबर पे था। खैर यहाँ पे देख सकते हैं कि हैप्पीनेस क्या होता है। सो 1990 लेट 1990 से लेकर अर्ली 2010 तक वी फाइंड नेशंस showing their disillusionment with the way development was defined by the global institutions, ठीक है। 1990 से लेकर वाले दशक से लेकर 2010 तक इनको डेवलपमेंट का मतलब ही पता नहीं चला, ठीक है। खैर इन ईयर्स टू कम मेनी हाई ह्यूमन डेवलप जो कंट्रियां हैं, डेवलपमेंट वाली कंट्रियां हैं, दे स्टार्टेड गिविंग सेकेंड थॉट टू देयर डेवलपमेंटल अचीवमेंट्स थ्रू द प्रिज्म ऑफ लाइफ सेटिस्फेक्शन। ये बोले कि भाई लाइफ सेटिस्फेक्शन होगा तो यानी कि डेवलप कर रहे हैं। विद द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस एंड UK फर्स्ट जो थे ये लोग जो थे इस बारे में सोचने लग गए। उन्होंने अपने एक्सपर्ट पैनल को भी सेटअप किया टू सजेस्ट अ न्यू मेजर ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जा सके। दिस प्रोसेस इंडेड इन द इवोल्यूशन ऑफ आइडिया ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, जो कि भूटान वाला कॉन्सेप्ट था। सो अब हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन करें भाई। सो हैप्पीनेस
एक तो मेंटल स्टेट है। खैर, हैप्पीनेस इज नॉट अ न्यू टर्म एंड हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमैनिटी थ्रू द एजेस। बहुत पुराने समय से यूज हो रहा है, अनडाउटली मोर बाय रिलीजियस प्रीचर्स, खासकर जो रिलीजियस प्रीचर्स थे जैसे कि बुद्धा वगैरह, तमाम जैन वगैरह के जो महावीर स्वामी और भी बहुत सारे सूफी संत आए, उन सब ने हैप्पीनेस की बात की कि क्या होता है हैप्पीनेस। उन्होंने हैप्पीनेस की चर्चा की, फिलोसोफर ने हैप्पीनेस की चर्चा की। एज हैप्पीनेस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, इसको डिफाइन करना बड़ा ही मुश्किल है। इट्स अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व्स वेरी हाई डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी चाहिए, बिकॉज ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, पूरा क्लियर नहीं है, ठीक है, इसमें वेगनेस बहुत ज़्यादा है। द फर्स्ट इनिशिएटिव टू कैप्चर और डिफाइन इट वॉज लेड बाई अर्थ इंस्टीट्यूट, जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए की अर्थ इंस्टीट्यूट है, उसी का पार्ट है, स्पॉन्सर्ड बाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखता है। एक ग्लोबल इनिशिएटिव है ये यूएनओ के द्वारा, ये जो है इसको डिफाइन करने का कोशिश करता है पहली बार, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो अब यूएन का जो आइडिया है हैप्पीनेस का क्या है, यूएन का जो आइडिया है हैप्पीनेस का ये क्या है, इसको देख लेते हैं। सो यूनाइटेड नेशंस जो हैप्पीनेस का आइडिया है ये जुलाई 2011 में आया एंड द यूएन जनरल असेंबली ने इसको पास किया, एक हिस्टोरिक रिजोल्यूशन लाके विच अपील्ड टू द मेंबर नेशंस। इन्होंने कहा कि मेंबर नेशंस को इन्होंने बोला कि आप लोग ना अपने देश में जो है मेजर करें सिटीजन्स के हैप्पीनेस को ऑन द बेसिस ऑफ विच एन एनुअल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कुड बी रिलीज्ड। और बहुत सारे जो मेंबर देश हैं ऐसा किया भी, अपने हैप्पीनेस को मेजर करने की कोशिश की। और फाइनली अप्रैल 2012 में द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशन हाई लेवल मीटिंग ऑन हैप्पीनेस हुआ एंड वेल बीइंग टुक प्लेस अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान। देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान ने ही इसको चेयरमैन किया, क्योंकि यही वो कंट्री है जिसने जीएनएच का कॉन्सेप्ट दिया है, जीएनएच का कॉन्सेप्ट दिया है। फॉलोड बाय द रिलीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये एक एमसीक्यू बन सकता है कि पहला वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कब आया था, तो ये 2012 में आया था। कहानी समझ में आई, 2012 में ही पहली हाई लेवल मीटिंग हुई और उसको चेयरमैनशिप दिया प्राइम मिनिस्टर भूटान ने, और उसी साल 2012 में ही वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली रिलीज हो जाती है। द इनिशिएटिव कैप्चर्स और डिफाइंस हैप्पीनेस इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग 6 वेरिएबल्स। ये 6 वेरिएबल्स क्या क्या है कि हैप्पीनेस को दिखाएगा, ऑफ विच हैप्पीनेस और वेल बीइंग और लाइफ सेटिस्फेक्शन इज द नेट रिजल्ट इन द ह्यूमन लाइफ। तो ये 6 पैरामीटर क्या क्या है देख लीजिए। पहला पैरामीटर है जीडीपी पर कैपिटा, यानी कि आप एक बंदा जो है एक साल में कितना कमाता है परचेजिंग पावर पेरिटी के हिसाब से, ठीक है। सोशल सपोर्ट, समवन टू काउंट ऑन, सोशल सपोर्ट कितना है सोसाइटी में, अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी में सोशली आपको कितना सपोर्ट मिलता है, दैट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट आउट ऑफ 6। नेक्स्ट आता है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। एक बंदा जो पैदा होता है तो कितने सालों तक जीता है, वो भी हेल्दी जीता है। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, आप कहाँ रहना चाहते हो, किससे शादी करना चाहते हो, कौन सा व्यवसाय करना चाहते हो, दैट इज़ फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस। देन जेनरोसिटी, कितने आप उदार दिल के हो, जेनरोसिटी, ठीक है। परसेप्शन ऑफ करप्शन, करप्शन उस देश में है कि नहीं, ये सब अगर आप सब सही रिजल्ट आता है इसमें तो आप हैप्पी रहोगे वैसे देश में, ठीक है। ये 6 जो है पैरामीटर्स, 6 वेरिएबल्स आपको बताए गए हैं। अदर देन द अबव गिवन 6 डेटा सेट्स, सिटीजन्स ओपिनियंस भी लिया जाता है, थ्रू सर्वे किए जाते हैं, बहुत सारे सर्वे करके सिटीजन का ओपिनियन लिया जाता है। उसमें उस ओपिनियन में बेसिकली 3 सब्जेक्टिव इंडिकेटर होते हैं। क्या क्या पूछा जाता है उसमें, लाइफ एवेल्युएशन किया जाता है। मान लीजिए कुछ सिटीजन्स चुन लिए गए, उनसे पूछा गया कि भाई, सिटीजन से पूछा जाएगा कि सिटीजन सिचुएट देयर लाइफ ऑन द लैडर फ्रॉम 0 एट बॉटम टू 10 एट द टॉप रिप्रेजेंटिंग द वर्स्ट एंड बेस्ट पॉसिबल लाइफ। तुमसे पूछा जाता है कि लाइफ को आप ओवरऑल कैसे इवेल्युएट करते हो, आप अपने लाइफ को 0 नंबर दोगे या 10 नंबर दोगे या बीच का दोगे, क्या दोगे। तो कोई अगर 0 देता है मतलब वो लाइफ को, उसका लाइफ बिल्कुल ख़राब है। अगर कोई 10 देता है तो वो मस्त लाइफ जी रहा है, ठीक है, समझ में आई। तो लाइफ इवेल्युएशन। फिर आता है पॉजिटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस में पूछा जाता है सिटीजन से कि वो फील कैसा कर रहा है, उसको हैप्पीनेस है कि नहीं, उसने प्रीवियस लाफ्टर कब किया है, उसका इन्जॉयमेंट कैसा है डे बाय डे, और ओवरऑल पूछा जाता है उससे कि भाई आज आप हैप्पी हो कि नहीं। क्योंकि हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ हो सकता है बंदा ओवरऑल हैप्पी रहता हो बट आज हैप्पी नहीं है, तो उससे पूछा जाएगा आज हैप्पी नहीं हो, खैर कोई बात नहीं, कल हैप्पी थे, बोला नहीं साहब कल भी मैं परेशान ही था, बोला 10 दिन से हैप्पी हो कि नहीं, बोला नहीं साहब मैं तो साला दुखी रहता हूँ,
अच्छा, 1 साल पहले हैप्पी कितने कि नहीं, हाँ उस समय हैप्पी था, फिर ये कांड हो गया, तो ऐसी चीज़। तो हैप्पीनेस भी पूछा जाएगा, लाफ्टर कब किया, इन्जॉयमेंट कब किया, सब पूछा जाता है, ठीक है। ये पॉजिटिव इमोशंस के बारे में चर्चा होती है। फिर नेगेटिव इमोशंस की, कि भाई क्रोध कब आया आपको, वरी कब थे, सैडनेस है क्या आपके अंदर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ सर्वेज के थ्रू पता की जाती है और इनकी भी वेटेज होती है। ऑफिशियली द हैप्पीनेस रिपोर्ट एम्स टू सर्व द 2 पर्पस, 2 पर्पस को ये सर्व करता है जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं। 2 पर्पस सर्व करता है। पहला जो सर्व करता है वो टू मेजर द ग्लोबल हैप्पीनेस ओवरऑल, ठीक है, ग्लोबल हैप्पीनेस दिखाता है। सेकेंडली एज ए गाइड पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी, कि भाई आपके देश में लोग खुश नहीं है तो आप पब्लिक पॉलिसी को चेंज करो। क्या क्या करोगे, पर कैपिटा बढ़ा दो भाई, फिर उसके बाद गुड गवर्नेंस को ठीक कर लो, ठीक है। इसके अलावा जो है आप ये जो 6 वेरिएबल्स में आती थी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को सही करो। ये देख सकते हो 6, जेनरोसिटी होना चाहिए देश में, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, परसेप्शन ऑफ करप्शन, तमाम ऐसी चीज़ें आप सही कर लो, लोग खुश हो जाएंगे। अब इतनी चर्चा कर ली, अब आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 वाला। ये डेटा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम होंगे इसी के बेसिस पे होंगे। भारत का कितना रैंक आया वो भी ज़रूरी है, ठीक है। खैर, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है 2024 वाला पब्लिश हुआ है भाई। वेलबींग रिसर्च सेंटर, ये याद कर लेना, यही रिसर्च सेंटर इसको जारी करता है। इसका नाम है वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। Until now the report was published by UN Sustainable Development Solution, बट इस बार वेलबींग रिसर्च सेंटर ने किया है, तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल बनेगा आपके एग्जाम में। ऑन March 20 ये रिलीज हुआ। द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इसको मनाया जाता है, March 20 को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 12th जो है इन द सीरीज, ये था 2012 के बाद 12वां है ये, यानी कि 2024 आ गया, ठीक है। नो रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 2014 एंड द 143 कंट्री रिपोर्ट हैज़ द फॉलोइंग मेजर फीचर। इसमें टोटल पार्टिसिपेंट कंट्रियाँ थी 143। अब इसके हिसाब से रैंकिंग दिया गया है। तो इसमें टॉप पे आती है स्कैंडिनेवियन कंट्री, जैसे कि फिनलैंड नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, आइसलैंड 3 पे है, इजराइल 4 पे है। देख सकते हैं आप, इजराइल लाख लड़ाइयाँ लड़ रहा है लेकिन हैप्पीनेस रिपोर्ट में 4थे नंबर पे है। नीदरलैंड 5वें नंबर पे, स्वीडन 6ठे पे है, नॉर्वे 7वें पे है, स्विट्जरलैंड 8वें पे है, लग्जमबर्ग जो है 9th पे है और न्यूजीलैंड 10वें पे है। टॉप 20 कंट्रियों में आप देख सकते हो, अदर देन टॉप 10, टॉप 20 में आप अगर पूछे कोई तो ऑस्ट्रिया 11 पे है, ऑस्ट्रेलिया 12 पे, कनाडा 13 पे, आयरलैंड 14 पे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 15 पे, जर्मनी 16 पे, बेल्जियम 17 पे, जेचिया 18 पे, यूनाइटेड किंगडम 19 पे, लिथुआनिया 20 पे है। बॉटम 3 पे देख सकते हो, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। सबसे नीचे जो है सेरा लियोन, या सबसे नीचे अफगानिस्तान है। ये पूछ सकता है सवाल कि बॉटम पे सबसे कौन है, तो अफगानिस्तान है। बॉटम 3 पूछे तो बॉटम 3 में सबसे बॉटम पे अफगानिस्तान, उससे जस्ट ऊपर लेबनान 142वें नंबर पे, फिर सेरा लियोन 141वें नंबर पे। ये सब यहाँ पे खुशियाँ हैं ही नहीं, बहुत पीछे हैं। अब इसके बाद एज शोज वेरी वेराइड एसोसिएशन विथ लाइफ सेटिस्फेक्शन, वाइल द कॉमन बिलीफ सजेस्ट ए डिक्लाइन इन द सेटिस्फेक्शन विद द एडवांसिंग एज। जैसे जैसे एज आपका बढ़ेगा तो आपका जो लाइफ सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है, ठीक है। बचपन में कितने खुश रहते हो आप, ओवरऑल लाइफ से सेटिस्फाई रहते हो। कितना भी दुख आ जाए बच्चा तो खुश ही रहता है, थोड़ी देर के लिए दुखी होगा, रोएगा, चिल्लाएगा, वो क्षणिक से खुश हो जाएगा। Empirical studies suggest otherwise, with the some suggesting increasing satisfaction with the age due to factors like experience, adaptive strategies and enhanced social and emotional regulation। ये भी बात है कि भाई ऐसा नहीं है कि हर बार आप एज्ड हो जाओगे तो लाइफ सेटिस्फेक्शन आपको नहीं रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग एक्सपीरियंस लेते हैं और उसे सीखते हैं वो खुश होते हैं। वो बड़े भी होते रहेंगे ना तो खुश रहेंगे, अपने स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करेंगे, चेंज करेंगे, सोशल इमोशनल रेगुलेशन करेंगे तो वो खुश भी रहते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो। फिर आता है सोशल मीडिया डेटा। सोशल मीडिया डेटा हैज़ बिकम द लार्जेस्ट क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डेटा सेट्स ऑन ह्यूमन इमोशंस। इसी से बहुत सारा जो है आज हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। कॉग्निशन, आप देखते हो ना कि कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट है उस पर लोगों का इमोशन पता चल जाएगा। कई लोग गालियाँ देना शुरू कर देंगे, कई लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, कई लोग मतलब फ़नी कमेंट करेंगे, यानी कि खुश होते हैं उस समय। वो बिहेवियर को दिखाता है, हेल्थ एंड ह्यूमैनिटी हिस्ट्री दिखाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज फेसबुक, मैसेजिंग ऐप्स सच एज
व्हाट्सएप वगैरह, ये दे आर वाइडली यूज एज ए median of 64% of the surveyed adult reported currently using at least one social media platform or messaging app, ranging from 31%, इंडिया में 31% डेटा यहाँ से आता है, 85% आता है लेबनान से सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब आता है इंडिया स्पेसिफिक जो फाइंडिंग है इसके, उसको देख लेते हैं। इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग क्या रहा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 वाले में? तो भारत की रैंकिंग 143 में कितनी रही? 126। अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है। इनफैक्ट हमारे नेबर कंट्री चाइना का परफॉर्मेंस सबसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, 64वें रैंक की रैंकिंग पे है। नेपाल हैप्पीनेस में 78वें पे है। और पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसे हम कहते हैं कि ये तो एवं ही है, वो भी हमसे बेटर है, 108 है। श्रीलंका हमसे बेटर है, 112 पे है। और बांग्लादेश जो हमारा पड़ोसी देश है वो भी हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो क्या दिक्कतें हैं इसको हम देखना चाहते हैं, देखेंगे हमारे लोग इसको सुधारें। An older population ranked second globally with 140 million individuals aged 60 and above, only behind China. चाइना की पॉपुलेशन सबसे बूढ़ी है, मतलब वहाँ पे ओल्ड एज वाले जो हैं 60 एंड अबव वाले सबसे ज़्यादा हैं। उसके बाद भारत आता है, 14 करोड़ आबादी भारत की जो है ओल्ड है, एज्ड पॉपुलेशन है, सेकेंड रैंक पे हम लोग आते हैं। ठीक है, ये हमारी फाइंडिंग्स हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की। अब यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 वाला रिपोर्ट ख़त्म होता है। अब एक एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स। हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है आप समझने की कोशिश करें। तो दोस्तों हैप्पीनेस इकोनॉमिक्स जो है या फिर इकोनॉमिक्स ऑफ हैप्पीनेस जो कहते हैं, एक नया ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, जहाँ पे स्टडी की जाती है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ठीक है, दोनों, क्वांटिटेटिव यानी कि ग्रोथ यानी कि इनकम बढ़ रहा है कि नहीं, क्वालिटेटिव यानी कि जो बाकी चीज़ें हेल्थ, एजुकेशन, हैप्पीनेस, पीस, ये सब इंक्रीज हो रहे हैं कि नहीं। एंड ट्राइज टू कैप्चर हैप्पीनेस, दैट इज़ लाइफ सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वेलबींग। हैप्पीनेस की बात की जाती है तो लाइफ सेटिस्फेक्शन की बात की जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात की जाती है और वेल बींग की बात की जाती है। ये सब है तो आप हैप्पी रहोगे। It tries to study human well-being with the help of subjective measures such as self-reported happiness, positive, negative emotions, etc. more than objective measures like income, profit, wealth. तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में अंतर हो गया यहाँ पे। क्वालिटेटिव जो है वो क्या देखेगा, वो देखेगा हैप्पीनेस है कि नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन को चेक किया जाएगा, जबकि ऑब्जेक्टिव मेजर्स जो होते हैं वो इनकम, प्रॉफिट, वेल्थ वगैरह देखते हैं, जो कि कई बार हैप्पीनेस नहीं ला के दे सकते। This branch of economics is considered to bring economics closer to the other social sciences such as sociology, psychology, and physical sciences. Its origin is traced from the utilitarian approach of British philosopher Jeremy Bentham, जिनका पीरियड 1748 से 1832 का था। To study happiness, economists normally use the term utility of consuming something on टोटल डिराइव्ड सेटिस्फेक्शन। रिचार्ड स्टर्लिन, जो कि मैंने बताया था स्टर्लिन पैराडॉक्स जिन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि ये तो फादर ऑफ हैप्पीनेस है ही। इन्होंने ये भी कहा था कि जो आपकी इनकम बढ़ती है तो थोड़े समय के लिए तो खुश रहोगे, शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन जैसे जैसे आपकी बेसिक नीड पूरी होती रहेगी तो लॉन्ग टर्म में आप खुश नहीं हो सकते अगर आपका इनकम बढ़ता भी है तो। ठीक है, फिर आता है ओल्डर इंडिविजुअल्स विद हायर एजुकेशन एंड फ्रॉम एलिवेटेड सोशल कास्ट टेंड टू रिपोर्ट हायर लाइफ सेटिस्फेक्शन। अब कोई बंदा ओल्डर एज में है और उसका एजुकेशन भी बहुत हाई है, पढ़ता गया है, बंदा पढ़ता गया है और उसने अपने आप को एलिवेट कर लिया है सोशल कास्ट में, एलिवेटेड कास्ट से है, मतलब अपर कास्ट से है, तो वो उसका लाइफ सेटिस्फेक्शन हाई मिला है, हमें हाई मिलता है। ओल्डर इंडियंस वुमेन टेंड टू रिपोर्ट हायर लाइफ सेटिस्फेक्शन कंपेयर टू मेन। ठीक है, वुमेन ज़्यादा खुश होती है ओल्डर एज में मेन के अलावा, अगर उनके अगेंस्ट में बात करें तो, उनको कंपेयर करें तो। डिस्पाइट फेसिंग मोर स्ट्रेसेस एंड हेल्थ चैलेंजेस मे बी ड्यू टू वुमेन्स ब्रॉडर सोशल नेटवर्क। वुमेन्स का नेटवर्क बहुत बड़ा होता है, आप देखोगे ना, वुमेन जो है इससे भी संबंध रखेगी, उससे भी संबंध रखेगी, अपने आसपास की महिलाओं से संबंध रहेगा, उसकी चाची ताई सबसे बात करती रहती है, तो ब्रॉडर सोशल नेटवर्क होता है। तो जो बुजुर्ग हो जाती है महिला वो ज़्यादा खुश रहती हैं। लाइफ सेटिस्फेक्शन एमंग ओल्डर एडल्ट्स इन इंडिया शोज एन इंटरेस्टिंग ट्रेंड contradicting the notion that the age related satisfaction is only prominent in high income nations। ठीक है, तो यहाँ पे ये खत्म होता है। फिर आता है इंडियाज आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। चलिए अब देखते हैं द आइडियाज इंडियाज
आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो दोस्तों, इंक्लूसिव ग्रोथ जो होता है इसमें समाज के हर वर्ग को जोड़ा जाए, मतलब जो आपका ग्रोथ का फ़ायदा है वो सभी तक पहुँचे। सो एज पर द यूएनओ, इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ द ग्रोथ प्रोसेस विच यील्ड्स ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट्स। ठीक है, किस तरीके का, बहुत ही बृहद तौर पे बेनिफिट दे एंड इंश्योर करे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, मतलब सबके लिए ये फ़ायदा दे। देखो बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि ग्रोथ तो होता है, इकोनॉमी में ग्रोथ होता है, अच्छा खासा ग्रोथ होता है, बट उसका फ़ायदा सभी को नहीं मिलता, वो परकोलेट नहीं होता हर जगह। तो उस तरीके के ग्रोथ को हम इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं कहेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ ऐसा ग्रोथ होता है जो सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी पैदा करे और सबको इक्वल बेनिफिट ब्रॉड बेस्ड पे देता रहे। एज द वर्ल्ड वॉज लैगिंग ऑन दिस फ्रंट, द वर्ल्ड बैंक पुट ए स्पेशल इम्फेसिस ऑन इट बाई 1998। 1998 में वर्ल्ड बैंक ने स्पेशल इम्फेसिस इस पर दिया है थ्रू सेंटियागो कंसेंसस। सेंटियागो कंसेंसस के थ्रू वर्ल्ड बैंक ने इस पर फोकस दिया है। फॉर मोर ऑन इट, आपको जो है चैप्टर 1 में हम बताया था सेंटियागो कंसेंसस क्या था, इसके बारे में बताया गया है। विच एम्फेसाइज्ड इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल इंक्लूजन इन द ग्रोथ प्रोसेस, मतलब इकोनॉमिक फ़ायदा तो लोगों को हो, साथ में सोशल बेनिफिट हो, सोशल स्टेटस लोगों का अपग्रेड हो। लोगों के पास घर नहीं है तो घर हो जाए, लोगों के पास हेल्थ की फैसिलिटी नहीं है अच्छी खासी तो हेल्थ, उनको अच्छा खासा हेल्थ का फैसिलिटी सुविधा मिले। लोगों के पास जो है बाकी जो सोशल इंक्लूजन है वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। सिंस देन द वर्ल्ड गवर्नमेंट्स स्टार्टेड गेटिंग मोर कंसर्नड अबाउट द फैक्टर ऑफ इंक्लूजन इन द देयर डेवलपमेंटल प्रोसेस। इसको शामिल करने के लिए काफ़ी एफर्ट डाला गया। ऑफिशियली इंडिया एक्सेप्टेड इसको सोशल इंक्लूसिव ग्रोथ को 1999 से 2000 के बीच में जो था फाइनेंशियल ईयर, उस साल को हमने इसे इंक्लूसिव ग्रोथ को अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म में शामिल किया था। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुआ था उससे काफ़ी बेनिफिट हुआ, बट अब सोशल इंक्लूजन नहीं करोगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट नहीं करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं था, तो इसलिए हमने 99 में इसको शामिल कर लिया। सो लेटर ऑन द गवर्नमेंट डिफाइंड इट्स आइडिया ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इन क्लियर टर्म्स 11th प्लान में, जो कि 2007 से लेकर 2012 तक के बीच का डॉक्यूमेंट था। अब तो प्लान नहीं आते, नीति आयोग आ गया है प्लानिंग कमीशन के तौर पे, बट जो ऑफिशियल जो रिकॉग्निशन है कह सकते हैं इस आइडिया को प्रमोट करने की बात की जाए तो 11th प्लान में ये आइडिया को प्रमोट किया गया था। As per the document, inclusive growth aims to make the benefits of development reach all equitably, सबको बराबर से पहुँचे, इंक्लूडिंग द डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी इसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। स्पेशली एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो या फिर वुमेन हो, इन सबको जो है सोशल सेंस में सबको जो है फ़ायदा मिलना चाहिए। अब देखिए, अब फ़ायदा तो मिलना चाहिए, लेकिन फ़ायदा मिलेगा कैसे? जब तक पॉलिसी नहीं लाया जाएगा इसके ऊपर तब तक फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इस पर पॉलिसी लाया गया। पॉलिसी स्टेप्स में देखेंगे कि सोशल इंक्लूजन के लिए या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन या फिर कह सकते हैं कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए क्या क्या पॉलिसी लाई गई। सो द एलिमेंट ऑफ इंक्लूजन हैज़ बिन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स डेवलपमेंट पॉलिसीज राइट सिंस द बिगिनिंग। शुरू के दौर से ही देखा जाए तो सरकार ने इसको डाला है, फोकस एरिया में रखा है। हाउएवर लाइक मेनी अदर कंट्रीज, इंक्लूजन वाज फाउंड लैकिंग इन इंडिया टू। अब कोई देश ऐसा थोड़ी सोचेगा कि भाई मैं अपने निचले वर्ग को हटा के अपना जो है अपर वर्ग को ही खाली जो है डिसएडवांटेज को छोड़ के एडवांटेजियस जो पोजीशन में उन्हीं को मैं डेवलप कराऊँ। कोई कंट्री नहीं सोचता, सब सोचते हैं कि सबका ग्रोथ हो। लेकिन हमेशा देखा जाता है कि ये जो है भारत में भी कम हुआ, इसका फ़ायदा नहीं देखने को मिला, इंक्लूजन नहीं हो पाया अभी तक, और वर्ल्ड में भी सेम ही केस था। टिल नाउ मेनी पॉलिसीज स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट, बहुत सारे लिए गए इन दिस डायरेक्शन विच मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज फॉर ईज ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग। इसको देख लेते हैं। एक तो शॉर्ट टर्म स्टेप लिया गया, एक लॉन्ग टर्म स्टेप है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म स्टेप्स की बात करेंगे कि सरकार ने शॉर्ट टर्म में क्या क्या स्टेप्स लिया है ताकि इंक्लूजन किया जा सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। सो दीज हैव बीन एम्ड एट मीटिंग द इमीडिएट एंड इसेंशियल नीड्स, जो लोगों का बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है नीडी सिटीजन्स का, उसको पूरा किया जा सके। स्पेशली डिसएडवांटेज्ड पोजीशन पे जो है या फिर मार्जिनलाइज सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं। सो सेवरल स्कीम्स इसके लिए लाए गए, उसमें जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन में अन्नपूर्णा योजना है, अंत्योदया योजना है जिसमें 5-5 किलो राशन फ्री दिया जाता है, मिड डे मील है,
बच्चों को स्कूल में जब टिफ़िन का टाइम होता है उस समय खाना दिया जाए हेल्दी न्यूट्रिशियस। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कदम है इसमें। तो फूड और न्यूट्रिशन इसके थ्रू जो है जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कार्यक्रम है वो हो सकता है। इसके अलावा हाउसिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंदिरा आवास योजना इसमें बहुत बड़ा कदम है, जिसमें जिसके पास घर नहीं थे, पक्के मकान नहीं थे, उनको घर की व्यवस्था की गई। पीएम आवास योजना भी उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। इसके अलावा एजुकेशन के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाए गए, जैसे कि नवोदय विद्यालय खोला गया। इसमें काफ़ी सस्ते दरों पे जो है आपको पढ़ाई मिल जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान कि भाई सबको शिक्षा मिले, ठीक है, खासकर 6 से 14 साल के बच्चे हैं सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। और मॉडल स्कूल स्कीम भी इसमें आता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में एक और चीज़ है हेल्थ केयर एंड सैनिटेशन। इसके लिए क्या क्या कदम उठाए गए? स्वच्छ भारत अभियान लाया गया, जिसमें ओपन डिफिकेशन जिससे कि बहुत सारी बीमारियां होती है उसको हटाया गया। आशा वर्कर्स काफ़ी काम करती हैं हेल्थ केयर के फील्ड में। सैनिटेशन, हेल्थ केयर में आपको इंजेक्शन्स वगैरह देना, इम्यूनाइजेशन करना आशा का काम है। इसके अलावा नेशनल हेल्थ मिशन तो है ही, मिशन इंद्रधनुष जिसमें बच्चों का टीकाकरण वगैरह से रिलेटेड है, तमाम ऐसी बीमारियों की जो कि घातक हो सकती हैं। आयुष्मान भारत भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीएम जय में आता है, ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आता है, जिसमें 5 लाख रुपए की जो है फ्री ट्रीटमेंट दी जाती है क्रिटिकल इलनेस के लिए। फिर आता है ड्रिंकिंग वाटर नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम ला के प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। तो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ में ये सारे प्रोग्राम्स लाए गए। सो एज शॉर्ट टर्म पॉलिसीज आर नीदर फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल, क्योंकि इसमें खर्चा बहुत होता है, ठीक है, फॉर बीइंग सब्सिडी बेस्ड। हर चीज़ में आपको सब्सिडी मिलेगा तो सरकार का जो एक्सचेकर है वो खाली होने लगता है। और इसके साथ ही ये सॉल्व भी नहीं कर पाता प्रॉब्लम्स को जो कि नीडी पीपल की है, परमानेंटली सॉल्व नहीं करता है। मान लो कोई बीमार है, उसको हेल्थ का प्रोसेस फैसिलिटी दे दोगे, लेकिन वो बीमार ही क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको न्यूट्रिशनल दिक्कतें हैं, तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स है। तो उसकी जब तक आप अर्निंग नहीं बढ़ाओगे तब तक उसको जो है आप शॉर्ट टर्म सोल्यूशन देने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। एंड द गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकिंग लॉन्ग टर्म पॉलिसी स्टेप्स टू। तो शॉर्ट टर्म नीडी लोगों के लिए, बट लॉन्ग टर्म एक्चुअली काम करता है। लॉन्ग टर्म जो स्टेप्स हैं या फिर पॉलिसीज़ कह सकते हैं, these policy steps are aimed at resolving the problem permanently। ये कैसे प्रॉब्लम को दूर करेगा? परमानेंटली दूर करेगा by providing self dependence to the beneficiaries। सेल्फ डिपेंडेंस कब आएगा बेनिफिशरीज को? जब उनको जो है नौकरी लग जाए पक्की, ठीक है, अर्निंग अच्छा खासा इम्प्रूव हो जाए, एंड मेकिंग इंक्लूजन ए फाइनेंशियली सस्टेनेबल प्रोसेस। सेवरल स्कीम्स इसके लिए लाई गई हैं। दिस स्कीम्स हैव बीन रन बाय द गवर्नमेंट्स टू प्रमोट एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। ओवरऑल एजुकेशन बढ़ाओ, हेल्थ केयर बढ़ाओ, ताकि उनको बीमारी ही ना हो। और ऑक्यूपेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, जैसे कि ITIs है, इससे क्या है, बंदा ट्रेड में ट्रेंड हो जाए, कोई इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है IIT से अगर वो पास होता है। इसके अलावा ITI के अलावा IITs, IIMs, एम्स, तमाम ऐसे प्रोग्राम जो है वोकेशनल एंड ऑक्यूपेशनल नॉलेज इससे बढ़ता है। स्किल डेवलपमेंट, अगर बंदा स्किल डेवलप कर दोगे, जैसे किसी का स्किल आपने इन्हेंस कर दिया, तो स्किल इन्हेंस होने से बंदे को जॉब आसानी से मिल जाएगी। इसके लिए स्किल इंडिया मिशन लाया गया। तो ये लॉन्ग टर्म की पॉलिसीज़ हैं। दीज पॉलिसी स्टेप्स एम एट मेकिंग बेनिफिशरीज लर्न टू फिश रेदर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग फिश एमंग देम। ठीक है, बात वही है ना कि एक बंदे को फिश बांटो तो क्या है, वो फिश खा के ख़त्म कर देगा। उससे अच्छा है कि एक बंदे को फिशिंग सिखा दो ताकि वो अपनी मछली खुद पकड़ सके। इससे क्या हो, सेल्फ रिलायंस जो है बढ़ता है। आगे आता है रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन डेवलपमेंट। क्या रोल प्ले करता है ह्यूमन बिहेवियर डेवलपमेंट में? देखिए, ह्यूमन बिहेवियरल साइंस का पार्ट है, ठीक है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का पार्ट है, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इट डज नॉट टेक प्लेस ओनली थ्रू द फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। देखो, फिजिकल पॉलिसी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री लेके आती है, और मॉनेटरी पॉलिसी RBI लेके आती है। दोनों जो है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर करती है। फिजिकल पॉलिसी में जो है कैसे खर्चा होगा, क्या होगा, टैक्सेस कितने होंगे, ये सब डिसाइड किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में जो है कितना पैसा मार्केट में होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये डिसाइड होता है। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सोशल कल्चरल नॉर्म्स पीपल फॉलो, जिसे हम वैल्यू सिस्टम ऑफ सोसाइटी कहते हैं। वो कैसे कहते हैं हम देख लेते हैं। दिस इंट्रिकेट रिलेशनशिप ऑफ इकोनॉमिक्स विद सोशियोलॉजी,
ठीक है, सोशोलॉजी का संबंध है इकोनॉमिक्स के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है सोशोलॉजी का, साइकोलॉजी का और फिजिकल साइंसेस का बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में। एज पर इट ह्यूमन बीइंग हैव इनेट डिजायर्स, ह्यूमन नीड्स जो है ना अल्टीमेट है, मतलब अनलिमिटेड है। वो क्या है ना कि वो आपको आज लगेगा कि मुझे कार की ज़रूरत है, कल लगेगा घर की ज़रूरत है, परसों लगेगा कि अब घर हो गया तो अब एक और बड़ा कार खरीद लेता हूँ, एक बड़ा घर खरीद लेता हूँ। ऐसे आपकी डिजायर्स जो है मरती नहीं है। तो ये जो है अनलिमिटेड है। ऑफ बीइंग एल्ट्रुस्टिक, कोऑपरेटिव, सेल्फलेस, ऑनेस्ट एंड ट्रस्ट वर्दी, विच आर पार्ट ऑफ द वैल्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ठीक है, डिजायर जो ट्रेट्स हैं, इसके अलावा जो गुड क्वालिटीज़ हैं ह्यूमन बीइंग के, जैसे कि अल्ट्रुस्टिक, कोऑपरेटिव, जो समाज में कोऑपरेशन करे, सेल्फलेस हो, ऑनेस्ट हो, ट्रस्टवर्दी हो, इन सब वैल्यूज़ को हम लोग कहेंगे वैल्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड। So in order that people behave as per their innate traits, suitable nudges, behavioral stimuli, ठीक है। So these need to be evolved, कि भाई अच्छा सोचे, अच्छा करे, कोऑपरेशन लाए, सोसाइटी में वेल बिहेव्ड रहें। By combining human behavior, governments can launch more effective development policies. Some helpful clues जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि social and religious norms can be used as nudges to incline people towards desired behavior, as these norms have very high influence on the people behavior. देखिए, सोशल और रिलीजियस नॉर्म्स, आप जैसे हिंदू रिलीजन को या फिर मुस्लिम रिलीजन को या फिर किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, उससे आपके अगर बिहेवियर को जो है उस रिलीजियस एस्पेक्ट से आपको देखा जाए, तो अगर उसके हिसाब से अगर आप काम कर रहे हो तो आप एक सोसाइटी में जो है ना कोऑपरेटिव रहोगे, सोसाइटी में वैल्यू ऐड करोगे। तो ये नज करना बहुत ज़रूरी है, इंक्लाइन करना, सोशल और रिलीजियस नॉर्म्स को की तरफ नज करना, इंक्लाइन करना लोगों को बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा चेंजिंग डिफ़ॉल्ट ऑप्शन, बिकॉज पीपल नॉर्मली गो फॉर डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इफ दे हैव टू मेक ए चॉइसेस, ये बदलना चाहिए। डिफ़ॉल्ट ऑप्शन को हटाओ, डिफ़ॉल्ट ऑप्शन की जगह पे ऑप्शंस जो है आप रख दो, लोगों को चुनने दो, उसमें से डिफ़ॉल्ट मत सेलेक्ट करके दे दो कि भाई यही होना चाहिए। सेंडिंग रिमाइंडर्स एंड रिपीटेड रीइंफोर्समेंट हेल्प चेंज ह्यूमन बिहेवियर, बिकॉज पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू विद द गुड हैबिट्स। ठीक है, बुरी आदत लोगों को बड़ी आसानी से लगती है, लेकिन गुड हैबिट लगती नहीं है, उसके लिए रिपीटिशन की ज़रूरत होती है। A few globally recognized uses of nudge in the making more effective development policies are given below, जैसे कि cleaner and aesthetically better maintained buildings and office spaces induce people to be honest and desist from corrupt activity। अगर आप किसी साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट में काम करते हो, जो कि कोई सा भी आपका बिल्डिंग है, ऑफिस है, वहाँ पे आप साफ़ सुथरा उसमें काम करोगे तो आप ना ऑनेस्ट रहोगे, आपको एक अच्छा फील आएगा, अच्छा फील आपको ऑनेस्ट की तरफ ले जाएगा। इसके अलावा आप करप्ट एक्टिविटी करने से कतराओगे, क्योंकि आप देखो साफ़ सुथरी जगहों पे ना मेंटलिटी भी साफ़ सुथरी हो जाती है। वी हैव ए मेंटल इंक्लाइनेशन नॉट टू डिफाइल ए गुड एम्बियंस थ्रू एक्ट्स ऑफ करप्शन। ठीक है, मैंने जैसा कि बताया कि साफ़ सुथरा माहौल को हम ख़राब नहीं करना चाहते करप्शन करके। तो ये साफ़ सुथरा अगर ऑफिस हो आपका, तो डेफिनेटली आप नज करते हो अपने ह्यूमन को। इसके अलावा बाय रिमूविंग ग्रेफिटी फ्रॉम द वॉल्स एंड क्लीनिंग अप द सिटी स्पेसेस कैन कंट्रोल क्राइम। दिस वाज सक्सेसफुली ट्राइड इन द क्राइम प्रोन न्यूयॉर्क सिटी बाय मिड 1980s। दीज डिस्ट्रैक्शंस हैव नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस ऑन द ह्यूमन साइकोलॉजी टू कमिट क्राइम। आप देखते हो ना कि दीवालों पे ना बहुत सारी ग्रेफिटी होती है, जैसे कि ग्रेफिटी मतलब कि दीवालों पे पेंटिंग बना देना, कुछ ऐसी पेंटिंग बना देना जो कि आपके मेंटल एस्पेक्ट को अट्रैक्ट करती है, कई बार आपको डिस्ट्रैक्ट भी करती है और आप जो है क्राइम करते हो। तो इनको हटाना चाहिए। हाँ, ऑफकोर्स आर्ट एंड कल्चर को आप दिखा सकते हो, अच्छी चीज़ों को दिखा सकते हो, बट अननेसेसरी जो ग्रेफिटी है उसको हटाना चाहिए। ठीक है, ऐसा मतलब देखा भी गया कि न्यूयॉर्क में जब हटाया गया सब तो काफ़ी जो है क्राइम कंट्रोल हुआ था। अब देखते हैं केस ऑफ इंडिया, भारत के साथ क्या केस है। द वर्ल्ड बैंक इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो कि 2015 में आया था, जिसका टाइटल था माइंड सोसाइटी एंड बिहेवियर, इसका टाइटल था, एडवाइज द मेंबर नेशन टू यूज
nudges to frame more effective development policies. The report also cites some examples from the इंडिया की बहुत सारे एग्जाम्पल को साइट किया गया था इसमें, तो वो देखना जरूरी है। जैसे कि भारत में ओपन डिफिकेशन जो है, मतलब जो खुले में शौच लोग करते थे, दिस फेल ड्रास्टिकली बाई सेंसिटाइजिंग पीपल अबाउट द रिस्क ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। जब हमने मतलब प्रचार प्रसार करना शुरू किया, चाहे लोकल बॉडीज़ को ये टास्क दिया कि भाई बोलो, लोगों को बताओ कि ओपन डिफिकेशन करने से हैजा जैसी बीमारी होती है, तमाम बीमारियां होती हैं, तो लोगों में जो है ये धीरे धीरे कम होने लग गया, काफ़ी कम हुआ। लोन डिफॉल्ट्स फेल 3 times बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स बिटवीन लेंडिंग एजेंसी एंड बोरोवर्स फ्रॉम मंथली टू वीकली। ठीक है, अब अगर आप अपने लेंडर बोरोवर को जानते ही नहीं हो, उनसे बात ही नहीं करते हो, तो आपका क्या है, डिफ़ॉल्ट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो लोन डिफ़ॉल्ट कम हुए 3 टाइम भारत में जब लेंडर और बोरोवर आपस में बात करने लग गया। तो ये भी बिहेवियरल साइंस का पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा इक्वल पजल सॉल्विंग एबिलिटी सीन एमंग स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेस एंड अपर क्लास कास्ट बाई हाइडिंग देयर कास्ट आइडेंटिटीज इन द ग्रुप। जब कुछ बच्चों को जो कि लोअर कास्ट से थे, कुछ अपर कास्ट से, एक साथ लाया गया और किसी को ये नहीं बताया गया कि कौन लोअर से है कौन अपर से है, एक साथ बिठा दिया गया, बोला गया पजल सॉल्व करो, तो दोनों ने इक्वली जो है एबिलिटी दिखाई पजल सॉल्व करने में। ठीक है, पजल सॉल्व करने में। तो इससे पता चलता है कि अगर आप समाज में ये भेदभाव हटाओगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब मेंटल एबिलिटी पे असर पड़ता है। कहता है सेवरल रिसेंट पॉलिसी initiatives of Government of India have been based on the behavioral modification, the major ones being स्वच्छ भारत अभियान, जो भारत में चल रहा है अभी, काफ़ी अच्छा इसका बेनिफिट रहा। स्वच्छ भारत टू सुंदर भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी आपकी धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी, इन्हेंसिंग टैक्स कंप्लायंस एंड ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स, डिमोनेटाइजेशन हुआ, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जिसमें हमने 2 से 6% का टारगेट लिया है कि इससे जो है ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी लॉ लाया हमने, बेनामी लॉ लाया, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है नज किया हमने अपने पॉपुलेशन को। यूजुअली कॉमन पीपल फेल टू कनेक्ट टू द गवर्नमेंट पॉलिसी एक्शंस। यूजिंग सिंप्लीफाइड इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट में हेल्प कॉमन पीपल इन दिस रिगार्ड। फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ प्लेट ऑफ फूड एज यूज बाई इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में कॉल्ड थालीनोमिक्स। ठीक है, इसको थालीनोमिक्स कहा गया। ठीक है, कि कितना कॉस्ट होता है एक प्लेट ऑफ फूड का। द नीड इज टू सर्च सुटेबल नजेस बाई विच पीपल्स बिहेवियर कैन बी मॉडिफाइड फॉर ग्रेटर वेलबींग ऑफ सोसाइटी। सो यहाँ पे जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। चैप्टर 2 हम लोगों ने कंप्लीट देख लिया। अगले वीडियो में चैप्टर 3 आएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।